सर लिंक। ओके, गुड मॉर्निंग अगेन। आज का सेकेंड क्लास में फिर से हम लोग सोशोलॉजी का स्टार्ट करेगा। तो फर्स्ट क्लास का एक ब्रीफ रिवीजन आपको याद करना है। फर्स्ट क्लास में हम सोशोलॉजी एज ए डिसिप्लिन कैसे आया उसके बारे में हम लोग डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग अर्ली फेसेस जो गोल्डन फेस ऑफ द यूरोप बोलता था उसके बारे में हम लोग प्री क्रिश्चियन फेस था उसको हम लोग आइडेंटिफाई किया है। उसके बाद वी अंडरस्टूड कि रेनेसेंस कैसे आया है। आफ्टर दैट वी अंडरस्टूड कि रेनेसेंस के बाद जो एनलाइटमेंट का इरा बिकॉज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ है कैसे आया है, और उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से फिर क्या क्या चेंज हुआ है उसको फिर हम इसमें एक बार लाइव फॉर्म ऑन कर। अमेरिकन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट वो सोशोलॉजी एनलाइटमेंट के बाद ही आता है, लेकिन अभी आज आज का क्लास में विल ट्राई अगेन कि ये जो सोशोलॉजी का जो चेंजेस हुआ है विद टाइम उसमें ये राइस ऑफ द मॉडर्निटी लेड टू द स्लेवरी है अमेरिका का, उसको उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट वहां में देख। तो अभी जो आज का क्लास है उसमें हम लोग मॉडर्निटी यानी कि सोशोलॉजी मॉडर्निटी किस तरह से सोशोलॉजी को पुश किया है उसको हम लोग फिर से दोबारा देखेंगे। और मॉडर्निटी में ज़्यादातर मॉडर्निटी देखने से पहले आपका ये जो कंजर्वेटिव्स है, कंजर्वेटिव्स लोग का क्या क्या आइडिया निकल रहा है उसको भी हम लोग देखेंगे मॉडर्निटी के साथ, क्योंकि वो लोग साइमल्टेनियसली एक ही साथ गया है। जैसे जैसे मॉडर्निटी राइज हुआ है कंजर्वेटिव ग्रुप उसका अपोज करते गया है, तब जाके पढ़ने के लिए दोनों को अंडरस्टैंड करने के लिए सोशोलॉजी ऐसे बॉडी ऑफ नॉलेज कैसे निकला है, ये वर्ड को बाद में हम लोग यूज करना पड़ेगा सर लोग में। ओके, तो फर्स्ट में लेट्स सी कि कल का जो इवेंट्स था उसके वजह से जो हम लोग पढ़ा है उसमें सर फिर वहां में किस तरह से आपका ये जो मॉडर्निटी है वो राइज होता है। हियर शेल रूम। मॉडर्निटी, लेट्स स्टार्ट विद कंजर्वेटिव। इसको हम लोग मॉडर्निटी के बारे में। सो मॉडर्निटी का मतलब क्या होता है? मॉडर्निटी मीन्स कॉम्प्लेक्स सोसाइटियल चेंज। इसीलिए 10वां है, चाहता है कि आपको बिना पीपीटी से डायरेक्ट पढ़ाए। इधर ही पढ़ाएगा आपको, ठीक है? और बाद में पीपीटी से आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर लो। पीपीटी ये जो कल का हरी में बनाया है इसलिए उसका थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, लेकिन ई पीडीएफ में आप लोग आराम से बाद में जो आप लोग को जाएगा। हाँ, मॉडर्निटी फर्स्ट थिंग। सो मॉडर्निटी बेसिकली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स सोसाइटियल फेस, कॉम्प्लेक्स सोसाइटियल फेस मानता है हम मॉडर्निटी को। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सोसाइटियल फेस, ऐसा फेस जिसका कैरेक्टर, मेरा जो ये ब्लैक बोर्ड में हम लिख रहा है हम उसको एग्जाम में जो आप फॉर्मेट में एग्जाम में आप जो लिख सकता है। ओके, कल का पीपीटी में ना थोड़ा सा स्लाइड अप डाउन है, फिर भी वेरिफिकेशन और पढ़ने के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए आज हम जैसे भी भेज देगा, ठीक है? कल का पीपीटी में कुछ कुछ स्लाइड आगे पीछे हो गया है, उसको करेक्ट करके आपको भेज देगा, ठीक है? सो इसमें जो कैरेक्टर होता है एग्जाम फॉर्मेट में हम लोग कैसे लिखता है, एग्जाम फॉर्मेट में इतना लंबा डेफिनेशन देने का जरूरी नहीं, जो कोर पॉइंट्स होता है उसको समझो, और ऑप्शनल में वो स्कोरिंग कराता है जैसे आपको हम तो ये क्लास में आपका जो अंडरस्टैंडिंग पूरा आपका नोट्स में मिल ही जाएगा।
लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग से क्या पॉइंट को पकड़ के हम लोग एग्जाम में लिखना है उसको हम लोग देखें। जैसे अगर मॉडर्निटी बोलेगा कॉम्प्लेक्स सोसाइटियल फेस, और आप आंसर में आप लोग क्या बोलेगा, डेवलपमेंट विथ न्यू चेंजेस, ऐसे आप एक्सप्लेन करेगा नहीं। उसको वो ऑलरेडी वो लोग को मालूम है, वो लोग को चाहिए वो कोर कंसेप्ट कि आपको क्या समझा है, पूरा समराइज व्यू। तो मॉडर्निटी कॉम्प्लेक्स सोसाइटियल फेस, जिसमें कैरेक्टर क्या क्या है, मॉडर्निटी का कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर्स लाइक इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, उसके अलावा सेकुलरिज्म, हैव टू मेंशन दिस, सेकुलर, सेकुलरिज्म, ठीक है। उसके बाद दूसरा सेकुलरिज्म, रैशनलिज्म। उसके बाद दूसरा है साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कोर पॉइंट यानी कि की चेंजेस, की स्टेटस क्या हो गया है, ट्रेडिशनल एग्रीरियन से वो बना है इंडस्ट्रियल अर्बनाइजेशन। की स्टेटस वो बन गया है आपका ट्रेडिशनल एग्रीरियन से, ट्रेडिशनल एग्रीरियन से वो बन जाता है, क्या बन जाता है आपका, हाँ, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल अर्बनाइजेशन, ये चेंज हुआ है। होमवर्क तो आप कर लिया, वेरी गुड, इंस्टीट्यूट नॉट रेस्पॉन्डिंग, ठीक है। हम आपको आपका फ़ोन नंबर यहाँ में आप हमको दे दीजिए, उसको लिख के आपका जो वर्क का जो असाइनमेंट है उसको थ्रू ग्रुप मेरा वहाँ में भेजने देगा, ठीक है। आप अपना नंबर दे दीजिए, उसको इंक्लूड कर लेगा। आप लोग सब जो जो क्लास में है अपना नंबर दे दीजिए, उसको हम इंक्लूड करेगा एंड कोशिश करेगा कि जो वर्क है एवरी डे का जो वर्क है वो एसेस करके आपको विद सजेशन के साथ सेंड किया जाएगा, कि पीडीएफ में आप सेंड कर दो। नाहरलगन इंस्टीट्यूट का नंबर आप मांग लो, नाहरलगन कोऑर्डिनेटर का नंबर, ओपी मैम है, ओपी मैम बोलिए, हाँ, उसका नंबर मांग लो और उससे मेरा हम लोग का जो ग्रुप वहाँ में साइन करेगा। सो मॉडर्निटी में कैरेक्टर क्या हो गया, इंडिविजुअलिज्म, सेकुलरिज्म, रैशनलिज्म, साइंटिफिक अप्रोच, ठीक है। और की स्टेटस क्या बन जाता है, ट्रेडिशनल एग्रीरियन से इंडस्ट्रियल अर्बनाइजेशन बन जाता है। नाउ यहाँ में इसका जो कंसेप्ट है मॉडर्निटी का, ये कंसेप्ट इसको सबसे पहले प्लूटो अपना एजम्पशन के बेस में वो बना, प्लाटो जो, प्लाटो ड्यूरिंग द अर्ली प्री क्रिश्चियन एरिया इरा, इसके अंदर में हम लोग को एक फिलोसोफर का वर्ड तो डालना ही होता है एवरी राइटिंग में, हाँ। जैसे मॉडर्निटी के बारे में पहले कौन बोला है और उसका एजम्पशन से अभी का सोसाइटी जो बना है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका प्लाटो, प्लाटो का 6 एजम्पशन, ये वो एजम्पशंस है जिसको वो प्री क्रिश्चियन इरा में दिया गया था, और प्री क्रिश्चियन एरिया में वो इसके बारे में बताने के बाद अभी वो चीज यहाँ इस्टेब्लिश हुआ, यानी कि ड्यूरिंग मॉडर्निटी, मॉडर्निटी मतलब 19 सेंचुरी में, दैट मीन्स बहुत समय तक, हाँ, बहुत समय के बाद उसका एजम्पशन स्टैब्लिश होता है। अब ये 6 एजम्पशंस क्या होता है, ठीक है, ये 6 एजम्पशन एग्जाम के लिए तो इतना लिखने से काफी है, फिर भी आपका जानने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड 6 एजम्पशन क्या क्या है प्लूटो का। फर्स्ट एजम्पशन प्लूटो का ये है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, कि ये प्लूटो बोलते रहते हैं हम प्लाटो का फंक्शनल एजम्पशंस, ठीक है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन ऐसा बोलता है कि अगर तुम कोई एक आदमी को एक ही काम करने दो, है ना, अगर तुम वर्कर कोई मान के चलो कोई स्किल वर्कर है, कोई आईटी पर्सन है, आईटी पर्सन को तुम एक ही काम करने दो तो वो काम में एक्सपर्ट हो जाए, उसी को फंक्शनल स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। यानी कि कंसेप्ट ऑफ जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मास्टर ऑफ नन, इसका मतलब समझता है ना आप लोग, समझता है, ये बोलता है कि ना अगर तुम एक आदमी को हर एक काम देगा तो वो किसी भी काम में परफेक्ट नहीं होगा, और किसी भी काम को 100% वो अचीव नहीं कर, उसको बोलता है। और ये कहाँ से आता है ये सेइंग, जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन ऑफ प्लाटो, प्लाटो बोला है कि ना एक आदमी को एक ही काम,
Okay, that means one man वन वर्क। और ये जो फिलोसॉफी है इसको अभी प्रेजेंट टाइम में मॉडर्निटी का समय में जापान लोग करता है। जापान में बच्चा छोटा में कभी वो लोग का एग्जाम नहीं होता है जैसे हम लोग का सीबीएसई का एग्जाम होता है, बल्कि वो लोग देखता है कि बच्चा कौन सा फील्ड में अच्छा है और उस फील्ड में बच्चा को एसेस किया जाता है। समझ गया? तो ये कंसेप्ट प्लाटो के मॉडर्निटी में प्लाटो का वहां से आता है। तो इसमें वन मैन वन वर्क का जो कंसेप्ट है, यानी कि आपका जो जापानीज का जो स्कूल है वो ये फिलोसॉफी को फॉलो करता है। और दे बिलीव कि एक बच्चा को हर एक काम जब आप देगा, वो कहीं भी काम में वो सक्सेस नहीं रहेगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसीलिए जैकब ऑल्ट्रेट मास्टर ऑफ नन ये फंक्शनल स्पेशलिटी को स्पेशलाइजेशन को ये मार्क करता है। और हम इसलिए आपको प्लाटो का एग्जाम्पल एग्जाम में पूरा लिखना जरूर इसलिए बता रहा है कि बुक में इसके बारे में बताया नहीं गया। ठीक है, बुक में सिर्फ इसका 6 एजम्पशन रख दिया है, व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग। ठीक है, लेकिन सपोज फॉर एग्जाम्पल वन मैन वन वर्क या तो जैकब ऑल्ट्रेट मास्टर ऑफ नन ये लोग ऐसे फॉर्मेट में आता है, अगर ये पूछा जाए तो आप मालूम होना है कि ये कहाँ से आया है। समझ में आया है? ठीक है, ऑनलाइन वाला बच्चा लोग आई होप आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है? उसके बाद दूसरा है आपका ट्राई पार्टी नेचर, ट्राई पार्टीड नेचर ऑफ सोसाइटी। अगर हैंडराइटिंग समझ में नहीं आता है तो आप लोग काइंडली बोल दीजिए कि सपरत सपरत करके हैंडराइटिंग लिखने से जनरली आई फॉरगेट द स्पेलिंग। मेरा साथ यही होता है, हम हमेशा ज्वाइन कॉन्जॉइन करके। सो ट्राईपार्थी नेचर ऑफ द सोसाइटी, ट्राईपार्थी नेचर ऑफ द जो सोसाइटी है वो बेसिकली ये बोलता है कि सोसाइटी में हमेशा 3 जन होता है। पहला जन जो सबसे वाइस होता है वो किंग बनता है। जी, इट स्पीक्स अबाउट कि जो सबसे वाइस होता है यानी कि फिलोसोफर्स, स्टेट्स की जो फिलोसोफर्स होता है वो फिलोसोफर्स लोग वाइस होता है, और वाइस हमेशा रूल कर सकता है। दैट मीन्स वो लोग किंग बन सकता है, इस व्हाट ही सेड। ठीक है, उसके बाद दूसरा वो बोला है अबाउट द ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज ऑक्सिलरीज लोग ज्यादातर ऐसे आदमी हैं जो इन स्पिरिट, यानी कि वो स्पिरिट की बात करता है, इन स्पिरिट ये आदमी लोग बहुत ब्रेव होता है, और ये लोग जो प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन माने योर सोल्जर्स, आपका सोल्जर्स। और उसके बाद दूसरा है आपका प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स मतलब प्रोड्यूसर्स, लास्ट वाला जो ग्रुप है उसको वो प्रोड्यूसर्स बोल के मार्क दिया है, और उसको बोलता है कि ये आदमी लोग आपका एपेटाइट को फुल करता है, दैट मीन्स योर फार्मर्स। तो वो बोला है कि एवरी सोसाइटी में ये 3 ग्रुप होता है, फिलोसोफर जो सबसे वाइस होता है और वो रूल करता है, ऑक्सिलरीज वो स्पिरिट यानी कि ब्रेव, दैट मीन्स दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन, और प्रोड्यूसर्स यानी कि एपेटाइट यानी कि वो लोग फार्मर्स को शो करता है। ओके, उसके अलावा थर्ड, इसका जो थर्ड एसम्पशन बेसिकली स्टेट एज, स्टेट को स्टेट एज इंडिविजुअल राइट बोलता है, वो स्टेट एज इंडिविजुअल राइट। स्टेट एज इंडिविजुअल राइट इसका मतलब होता है, वो बोलता है अगर कोई इंडिविजुअल, इफ इफ इंडिविजुअल, अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर वो सही होगा, यानी कि अगर वो वाइस होगा, गुड होगा, तो वो हमेशा गुड किंग ही बनेगा। आजकल ये प्लाटो का जो एजम्पशन है वो आपका यूपीएससी का सिलेबस में नहीं पूछा, लेकिन उसका जो वर्ड्स होता है, फ्रेजेस होता है, जैसे कि वर्च्यू इज नॉलेज, ये पूछा जाता है। वर्च्यू इज, अभी जो थर्ड फोर्थ आप पढ़ेगा, वर्च्यू इज नॉलेज जो बोलता है वो आपका प्लाटो का 6 एजम्पशन से ही आया है। ओके, सो नंबर 4, दैट इज योर वर्च्यू, वर्च्यू एज नॉलेज। ओके, वर्च्यू एज नॉलेज। वर्च्यू एज नॉलेज का मतलब ही स्पीक्स अबाउट कि ये जो नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, ये अबव द लॉ है। ज्ञान जो होता है यानी कि आपका जो नॉलेज जो है, ये नॉलेज अबव द लॉ है, ओवर द लॉ।
अबाउट द लॉ, ओवर द लॉ है वो। और जो लॉ से ज़्यादा अगर नॉलेज को वो इम्पोर्टेंट देता है, तो वो उसका सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू बन जाता है, कि वो उसका सबसे कोर पर्सपेक्टिव बन जाता है। तो ये उसके बारे में बना है। उसके बाद वो बताता है कि सोसाइटी जो कभी भी नॉन सेल्फ सफिशिएंट है। नॉन सेल्फ सफिशिएंट मतलब आदमी का जो इच्छा है बहुत बड़ा है। वो हर एक चीज़ को उसको चाहिए, इसको चाहिए, उसको चाहिए, सब कुछ चाहिए होता है। और यही उसका बेसिक कारण है कि सोसाइटी जो चेंज होता है फ्रॉम ट्रेडिशनल एग्रेरियन टू इंडस्ट्रियल अर्बनाइज। वो आपका इच्छा है, उसको ज़रूरी है। पैसा का मतलब, वेल्थ का मतलब वो समझ गया, इसीलिए ये चेंजेस आ गया। ओके। और दूसरा, ही स्पोक अबाउट जस्टिस। जस्टिस बहुत ज़रूरी है फॉर द सोशल एंड इंटरनल हार्मनी। इंटरनल हार्मनी, उसके लिए वो बताया जस्टिस सबसे ज़रूरी है इंटरनल हार्मनी के लिए। समझ गया? नाउ, ये एजम्पशन, ऐसा एजम्पशन जो बहुत पहले, आप मान के चलो थर्ड सेंचुरी में जो बताया गया था, वो अभी प्रेजेंट का जो मॉडर्निटी में इसको अप्लाई किया जा रहा है ना? अभी प्रेजेंट का मॉडर्निटी में अप्लाई किया जाता है, इसीलिए हम इसको पढ़ता है फिर से रिमाइंड करने के लिए कि वो जो फिलोसोफर्स है दे सो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। और वो लोग पहले ही एजम्पशन, यानी कि इसको जो हम प्लाटो सिक्स एजम्पशन बोलता है, और बुक भी ऐसे है, उसका जो एजम्पशन जो है, ये बुक को, उसका जो बुक है, बुक का नाम रिपब्लिक है। पब्लिक, तो प्लाटो का जो बुक है द रिपब्लिक, उसमें ये इसके बारे में लिखा है। दैट मीन्स वो ऑलरेडी मालूम है कि फ्यूचर क्या होने वाला। ओके। हाँ, आप सिर्फ ऐसे मेंशन करो एग्जाम के लिए, प्लाटो सिक्स एजम्पशन गिवन इन द बुक रिपब्लिक, है ना, विच साइटेड द नेचर एंड कंडीशंस ऑफ द करंट प्रिवेलेंट सोसाइटी। तो मॉडर्निटी के बारे में बता, उसमें आप इस तरह से बहुत फेमस ऑथर लोग का रेफरेंस लेके आप मेंशन करें। जब आप रेफरेंस मेंटेन करता है, वो रेफरेंस में क्या क्या डिटेल, उसको कभी मेंशन मत करो, दे ऑलरेडी नो। जब आप रिपब्लिक बोलेगा, दे अंडरस्टैंड, यस रिपब्लिक ये था, वो लोग ये बोला है, आंसर फॉर्म में चेंज हो गया है, ऐसे करना है। ओके। तो उसके बाद ये आप समझ में आया है कैसे चेंज हुआ है ना? उसके बाद अदर ड्रॉबैक्स, लेट्स सी। ये जो मॉडर्निटी है, मॉडर्निटी का ड्रॉबैक्स बहुत है, उसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। ओके। तो मॉडर्निटी के साथ, यानी कि डेवलपमेंट के साथ जो केओस, यानी कि जो डिसऑर्डर आया है, यानी कि हम उसको क्या लिखेगा, कॉन्स, कॉन्स ऑफ मॉडर्निटी। अभी मॉडर्निटी क्या है आप तो समझ में आया है ना? तो मॉडर्निटी का जो कॉन्स है, वो किस तरह से बुक ऑफ नॉलेज यानी कि सोशोलॉजी को जिंदा करता है, क्लास देखेगा। आफ्टर दैट विल सी स्कोप, मतलब सोशोलॉजी कैसे स्प्रेड हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड प्रेजेंट फेज को हम लोग तो कॉन्स ऑफ मॉडर्निटी, मॉडर्निटी का वजह से सबसे पहला आया है आपका डिसऑर्डर, है ना? डिसऑर्डर आया है कि नहीं? डिसऑर्डर आया है, उसके साथ साथ केओस आया है। डिसऑर्डर और केओस सबसे पहले आया है मॉडर्न के साथ साथ। और आपका जो चेंजेस है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो उसके साथ साथ, उसके अलावा दूसरा डिस्ट्रप्ट, दूसरा डिस्ट्रप्ट, स्पेलिंग सही है, डिस्टर्ब इन सोशल स्ट्रक्चर्स। सोशल स्ट्रक्चर में डिस्ट्रक्शन, इसको एक्सप्लेनेशन के लिए हम बता सकता है आपको, जैसे कि आपका कंसेप्ट ऑफ जॉइंट फैमिली, कंसेप्ट ऑफ जॉइंट फैमिली टूट के न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट आने लगी। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ जॉइंट फैमिली हट के न्यूक्लियर फैमिली आ गया है। उसके बाद दूसरा मॉडर्निटी का साथ में क्या देखने को मिला है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी देखने को मिला, ये तो मिला है ऑब्वियसली, है ना? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ है, राइस ऑफ, राइस ऑफ न्यू क्लास, राइस ऑफ न्यू क्लास। नाउ, दो तरह का क्लासेस देखने को मिलता है। एक क्लासेस जो है वो है कैपिटलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक क्लास, ठीक है। और दूसरा एक क्लास देखा है वो है सोशियोलिस्टिक, सोशलिस्ट क्लास। ये दो क्लास देखने को मिला।
तो कैपिटलिस्टिक क्लास है उसको जनरली उसका बारे में उसका जो डीमेरिट्स है उसको सबसे ज्यादा कार्ल मैक्स जो पढ़ा है। कार्ल मैक्स जो कैपिटलिस्ट के बारे में पढ़ के वो बोला है कि सोशलिस्ट बेटर सोसाइटी है, सोशलिस्ट के बारे में वो बता। फिर आपका जो मैक्स वेबर और इवन एमिली बर्किन दे सेड नहीं नहीं, कैपिटलिस्ट को सपोर्ट तो किया है लेकिन उसका अंदर जो डिफेक्ट जो है उसको हटा देने से कैपिटलिस्ट ही सबसे बढ़िया। रिमेंबर सोशलिस्ट को सपोर्ट कंप्लीट सपोर्ट करने वाला आपका कार्ल मैक्स है, और सोशलिस्ट को कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करके इसका डिफेक्ट को सिर्फ हटाना है, डिफेक्ट को, वो है वेबर एंड होगा, कंफ्यूज मत हो। सोशलिस्ट कार्ल मीन्स कंप्लीटली सोशल और वो अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट था। तो वेबर और बर्किन ये लोग सोशलिस्ट को सपोर्ट तो नहीं किया लेकिन वो लोग बोलता है कि कैपिटलिस्ट का अंदर का डिफेक्ट को हटाने से कैपिटलिस्ट ही बेटर है, ये एजम्पशन। कैपिटलिस्ट जहाँ में एक हायर क्लास होगा, वर्कर क्लास होगा, डिवीजन है ना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। सोशलिस्ट में क्या होता है, सब मिल के काम करना, मिल के शेयर करना। कार्ल मैक्स का ये एजम्पशन को वेबर और बर्किन जो होता है ये दिन एग्री, वो बोलता है कि सोशलिस्ट हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है सोशल स्ट्रक्चर बनने, डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे कि रशिया का एग्जांपल ले, सबसे करंट पावरफुल नेशन, वो खुद को सोशलिस्ट नेशन बोलता है लेकिन उसका फंक्शनिंग तो सिर्फ से चल रहा है। ऐसा एक प्रेसिडेंट है जो जब तक वो जिंदा रहेगा वही प्रेसिडेंट रहेगा, ऐसा नॉर्म्स, सोशलिस्ट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये सब का एग्जाम्पल वो बताया है बर्किन और वेबर लोग, सॉरी कार्ल मैक्स ने। आ गया उसके बाद दूसरा कॉन्स में और क्या क्या है, कॉन्स में है आपका मास यानी कि ह्यूज माइग्रेशन। ह्यूज माइग्रेशन हुआ है, ज्यादातर लोग जहां में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है वो लोग क्या किया, वहां में फटक से शिफ्ट किया। और ह्यूज माइग्रेशन से क्या क्या साथ में आपको देखने को मिला है, ओवर क्राउड देखने को मिला, इंक्रीज इन पोल्यूशन देखने को मिला है, इंक्रीज पोल्यूशन, ओके, इंक्रीज पोल्यूशन को देखने मिला है। और पोल्यूशन के साथ साथ आपका नॉइस पोल्यूशन, नॉट ओनली ऑयल नॉइस, एक्सेसिव नॉइस के बारे में मालूम करने लगा है, ट्रैफिक, ये सब चीज ना बहुत छोटा छोटा है लेकिन इफ यू पुट देम आपका आंसर का मतलब प्रॉपर इवेलुएशन करने में। उसके बाद दूसरा नंबर 6 हम यहाँ लिखे 6, दूसरा चेंजेस, चेंज इन द रिलीजन, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चेंज इन रिलीजन। आपका रिलीजन का शिफ्ट होना, चर्च के अलावा दूसरा रिलीजन प्रैक्टिस करने स्टार्ट होना, रिलीजियस चेंज। उसके बाद दूसरा है 7 है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन हमेशा प्रॉब्लम तो नहीं है लेकिन अर्बनाइजेशन के साथ साथ बहुत सा डिफेक्ट भी साथ में आता है साथ साथ। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, इसको कॉन्स नहीं बोलेगा लेकिन वन ऑफ द फैक्टर्स ही है, ग्रोथ ऑफ साइंस, साइंस। ये सब जाके आपका जो कंफ्यूज केओस डिसऑर्डर क्रिएट करता है, तब जाके इसको समझने के लिए ऐसा एक सब्जेक्ट निकलता है जिसको हम बॉडी बोलते हैं, सोलॉजी एज अ सब्जेक्ट एज ए नॉलेज तब वो होता है। ओके, सो दिस लेड टू राइज ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज, बॉडी ऑफ नॉलेज, जिसको हम सोशियोलॉजी, सोशोलॉजी उसमें किस तरह से वो अपना आपको प्लेस करता है ये न्यू सोसाइटी में, ठीक है, क्या रोल से वो अपना आपको प्लेस करता है उसको हम लोग देखेगा। सोशोलॉजिस्ट का, सोशोलॉजी यानी कि ये जो सोशोलॉजिस्ट है, सोशियोलॉजिस्ट, ये सोशोलॉजिस्ट लोग क्या कोशिश करता है, ये लोग कोशिश करता है कि पीपल को इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट आने के लिए, कि कुछ भी स्टडी का रिसर्च करने के लिए आपको पैसा जरूरी है। और इसलिए उस समय में साइंस का जो इन्वेंशन था वो आदमी को बहुत क्यूरियोसिटी को बहुत बढ़ा दिया और आदमी इंटरेस्ट होने लगा। किंग और वहाँ में जो जो भी क्लास है वो लोग जिसका पास पैसा है वो लोग इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट था। इसीलिए फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ द सोशोलॉजिस्ट ये था कि ये इसको अलाइन किया, अलाइंड विथ साइंस, सबसे पहले उसको अलाइन करता है साइंस के साथ। उसके बाद वो लोग क्या करता है,
फिलोसॉफिकल फिलोसॉफिकल एंड एम्पेरिकल मूवमेंट स्टार्ट करता है। फिलोसॉफिकल और एम्पेरिकल मूवमेंट में क्या होता है, साइंटिफिक जैसे वो लोग इवैल्यूएशन करने लग जाते हैं। और ये एम्पेरिकल फॉर्मुलेशंस के अंदर में आपका पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म इसके बारे में हम लोग, ये सब थर्ड चैप्टर में है। पॉजिटिविज्म, यूटिलिज्म, ये सब, ठीक, ये सब फिलोसॉफी, इंडक्टिज्म, इंडक्टिविज्म, ये सब फिलोसॉफी को हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ता है सिलेबस के हिसाब से। वहां में हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानेगा ये लोग क्या है। ठीक है, उसके बाद यही समय में आपका अगस्त कॉमेट, अगस्ती कॉमेट जिसको हम बोलता है, ये समय में, तब ये समय में आपका ऑटर्स लाइक अगस्ती कॉमेट, ऑटर्स लाइक अगस्ती कॉमेट, वो तब जाके टर्म दिया है, सोशोलॉजी को टर्म दिया है, वो सोशोलॉजी को टर्म दिया है, मतलब ये इसको हम लोग सोशोलॉजी बोलेगा बोल के। हाँ, COMTE, अगस्ती कॉमेट, सोशोलॉजिस्ट पॉइंट। सोशोलॉजिस्ट का ऐसे था कि जब तुम कोई भी स्टडी करने के लिए स्टार्ट करता है, तो वहाँ में ना आपको फाइनेंशियल का बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, क्योंकि फाइनेंशियल हेल्प नहीं होने से आप ज़्यादातर कोई भी स्टडी को एसेस नहीं कर सकते। तो जैसे साइंटिफिक डिस्कवरी में क्या था कि बाहर का जो कैपिटलिस्ट लोग का असेसमेंट बहुत ज़रूरी था, जिससे वो साइंटिफिक डिस्कवरी किया है। किंग लोग का, क्वीन लोग का जो प्रोक्लेमेशन ज़रूरी था ताकि वो नेविगेशन कर सके। तो वैसे ही सोशलिस्ट लोग क्या क्या है, सोशोलॉजी को सब्जेक्ट में इस्टेब्लिश करने के लिए वो लोग उसको साइंस जैसे सब्जेक्ट बना के वो लोग स्टार्ट करते हैं। ऐसे होने से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट और पीपल का इंटरेस्ट टुवर्ड्स द सब्जेक्ट स्टैब्लिश होगा। तो ये सोशोलॉजी का फर्स्ट अटेम्प्ट था, सोशोलॉजिस्ट लोग का। दे अलाइन विद सब्जेक्ट, विद साइंस। और साइंस बोलने से क्या क्या, साइंस के साथ फिजिक्स के साथ एंड बायोलॉजी के साथ अलाइन किया था शुरुआत में। ठीक है, शुरुआत में ये लोग सब्जेक्ट साइंस बोलने से फिजिक्स एंड बायोलॉजी इसके साथ वो लोग स्टार्ट करते हैं कि ये पीपल इसमें इंटरेस्ट है, आप समझ गया। समझ गया होगा, आई होप सो। उसके बाद उस समय में अगस्त कॉमेट ही गेव द टर्म सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी का टर्म को वो दिया है। और वो क्या क्या है, बहुत सा सिस्टमेटिक स्टडी। उसके बाद नेक्स्ट होता है सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी को वो स्टार्ट करता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। समझ गया। बुक ऑफ नॉलेज बनने के बाद तब स्टार्ट होता है सोशियोलॉजी, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी तब स्टार्ट होता है। और आप लोग सिलेबस प्रिंट किया है कि नहीं, फोन में है, सिलेबस रखा करो। तो ऐसा होने से आप मार्क कर सकते हैं, यस वी हैव कवर्ड दिस बोल के, और आपका क्लियर कंसेप्ट होगा, कुछ नहीं होगा। सो ये सब आप समझ गया, ये रीजन आप समझ गया। नाउ लेट्स सी स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, वो हर एक फेस में कैसे स्टार्ट हुआ है। पहले इनिशियल फेस में वो कैसे था, मिडिल फेस में कैसे था, और अभी का फेस में, अभी का फेस का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछ। इनिशियल फेस में स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पूरा बिगिनिंग से बहुत कम पूछा है। वो यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन था, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, उसके अलावा अभी जो क्वेश्चन है वो ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया, ज्यादातर स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन प्रेजेंट वर्ल्ड, ग्लोबलाइजेशन में क्या स्कोप है। तो ग्लोबलाइजेशन में कोविड-19 का ड्यूरेशन में सोशियोलॉजी का चेंजेस आया है, फैमिली का स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आया है उसको आप मेंशन करना। ठीक है, सो नेक्स्ट जो आपका ऐसे होगा उसको हम लोग उसको क्लास में आपको लिख देगा, आप लोग ट्राई करो लिख। ठीक है, ठीक है, समझा है। सो नेक्स्ट लेट्स बिगिन विद स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। हो गया ये, आज जो अभी तक जो पढ़ा इतना तो समझ गया। देन लेट्स बिगिन विद स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी।
सोशोलॉजी का जो स्कोप है उसको इनिशियली हम 3 फेसेस में डिवाइड करते हैं। 3 फेसेस में डिवाइड करके उसके बाद आपका जो करंट फेस है उसको हम ग्लोबलाइजेशन का फेस बोल के, ग्लोबलाइजेशन का फेस में जो सोशोलॉजी का स्कोप जो चेंज हुआ है, सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जो ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, उसको लेके आजकल का यूपीएससी का क्वेश्चन। देन तो आपका क्वेश्चन ये रहेगा, रिमेंबर, हाँ, आप ट्राई करो इसको। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी कंटेम्प्रेरी। एंड व्हेन आई टेल यू टू राइट 150 वर्ड्स, 150 वर्ड्स कोशिश करिए। 150 वर्ड्स का मतलब है 10 मार्क्स ओनली। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन टेम्पररी, ये आपका नेक्स्ट काम होगा, ट्राई करो। ओके। और मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है, ये ना वॉइस का बहुत प्रॉब्लम है। अभी ठीक है? ओके, वॉइस ब्रेक हो रहा है होने से फिर दोबारा बोल दो, ठीक है? उसको टेक्नीशियन भी। सो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन कंटेम्पररी वर्ल्ड, मतलब ग्लोबलाइजेशन में सोशियोलॉजी कैसे चेंज हुआ है, ये आपका नेक्स्ट काम है, ठीक है? एंड टुवर्ड्स द एंड और एक है, उसको भी हम लोग ट्राई करेगा। दूसरा, अच्छा, दिस वन प्लीज इसको ट्राई करो। वर्च्यू इज नॉलेज। ये जो वर्च्यू इज नॉलेज है, पता है ये ऑप्शनल का। ओके, अब आवाज अभी ठीक है ना? 3689 आपका नाम भी नहीं है, इता 3689 लिख के रखा है। अब पहले लाइव वाला लोग है ना इसलिए। सो वर्च्यू इज नॉलेज प्लाटो, ये जो इसलिए हम आपको लिखो बोल रहे हैं क्योंकि ये देखो सोशियोलॉजी के होने के बाद भी ये जीएस पेपर 2 में, सॉरी जीएस का जो पेपर 4 है एथिक्स, उसमें आ चुका है। एथिक्स में एरिस्टोटल और प्लाटो का सेइंग्स लुक बहुत आता है। एथिक्स का पेपर आपका जीएस का पेपर होता है, जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, और वो कंपलसरी होता है, ठीक है? एंड वन ऑफ द मोस्ट, बहुत अच्छा है वो सब्जेक्ट भी, स्कोरिंग भी होता है। तो आपका दो काम है, इसको लिखो, इसको लिखो, होगा सी सोशोलॉजी कैसे मदद करता है दूसरा सब्जेक्ट में भी आपके लिए, है ना? सो इसको लिखना ही है एंड 150 वर्ड्स ओनली, 150 वर्ड्स के अंदर में लिखो, ठीक है? आवाज ठीक है तब तो। So next scope of sociology को we will divide it into 3 initial phase, 3 phases, okay? And these 3 phases जो based on the date, 3 phases को फिर से हम लोग इसका border बना देता है। तो इसको हम 3 phases में study करेगा। जैसे कि फर्स्ट phases स्टार्ट होता है 1838 से, 1838 से लेके आपका 1880 तक, 1880 तक। उसके बाद सेकेंड फेज होगा आपका 1880 से लेके योर 1940 तक, ठीक है? और फोर्थ फेज होता है 1940 से आपका 2000 का जो इरा है उसमें तक। एंड लास्ट जो है उसको ये फेज में हम लोग नहीं डालेगा, लेकिन उसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन के फेज में हम लोग देख के अलग से देखेगा, लास्ट वाला हो जाएगा, उसको हम लोग ग्रुप में नहीं डालता है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन फेज चेंजेस। तो ये जो फर्स्ट फेज है इसके बारे में हम लोग देखेगा, फेज फ्रॉम 1838, यानी कि 18 देखने से आप समझ में जाएगा ये कि ये एनलाइटमेंट फेज से ही स्टार्ट होता है, ठीक है? तो 1838 से 1880 यहाँ में जो फेज है, फर्स्ट फेज, 1838 से लेके 1880, ये जो फेज है जिसको हम इनिशियल फेज बोलता है, ये इनिशियल फेज से एग्जाम के लिए पॉइंट्स क्या क्या जरूरी है, रिमेंबर यू हैव टू मेंशन दिस फेज एज माइक्रोनिज्म। ये टर्म देखा है, ये माइक्रोनिज्म टर्म जब तुम यूज करता है इसका अंदर में बहुत मीनिंग आ जाता है। माइक्रोनिज्म मतलब ये आपका जो सोसाइटी है उसको साइंस के तरफ, और बड़ा बड़ा जो इंस्टीट्यूट है जैसे कि चर्च, फैमिली, रिलीजन, यहाँ में जो चेंज हुआ है उसके वजह से जो वैल्यू नॉर्म्स चेंज हुआ है उसको पढ़ता है,
समझ में आ गया? सो ये वर्ड जब तुम यूज़ करता है माइक्रोनिज़्म, ये मतलब बड़ा इंस्टीट्यूट, यानी कि इसमें बड़ा इंस्टीट्यूट लोग को हम लोग मार्क करते हैं। छोटा-छोटा चेंजेस को उसमें नहीं देखते हैं। छोटा-छोटा चेंजेस जो सेकंड फेज से स्टार्ट होता है। सेकंड फेज में आपका जब सुसाइड और एनोमी यानी कि अलाइनमेंट का डिफरेंट आदमी का अलग बिहेवियर जब राइज होता है, तब सेकंड फेज में ये चीज़ को पढ़ा। तो फर्स्ट फेज में मैक्रोनिज्म, मैक्रो, ठीक है? तो मैक्रोनिज्म में क्या होता है, इसमें आपका लार्ज इंस्टीट्यूट जैसे कि हो गया आपका रिलीजन, है ना? रिलीजन मतलब चर्च, उसके बाद आपका हो गया जैसे कि एजुकेशन, फैमिली, ये सब का जो इम्पैक्ट मॉडर्निटी के वजह से हुआ है ना? इसका जो इम्पैक्ट हुआ है, इसका जो इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है? इसका इम्पैक्ट होके आपका जैसे कि रूल्स चेंज हुआ है, नॉर्म्स चेंज हुआ है, वैल्यूज चेंज हुआ है, उसको इनिशियल फेज में हम लोग पढ़ा। समझ में आ गया? ओके। और दूसरा, यहाँ पे ये जो स्टडी बड़ा होने से भी इसका स्कोप बहुत छोटा था, स्कोप वाज लिमिटेड। हम चाहता है कि एग्जाम में भी आप इस तरह से बुलेट पॉइंट्स बना के लिखो, प्रैक्टिस करो, ओके, कोशिश करो। एक्सेप्ट फॉर ऐसे, ऐसे में तो इतना हम लोग बुलेट पॉइंट नहीं बना सकते, ऐसे में तो हम लोग डिस्क्रिप्टिव देना है विथ ए ब्यूटीफुल हेडिंग। हमेशा ऐसे हेडिंग को, ऐसे टॉपिक को चूज करो जिसका हेडिंग आप लिख सकता है। हेडिंग को सुंदर कराओ, बॉडी तो जितना लंबा होना है लंबा हो सकता है, और एंडिंग में फिर सुंदर से हेडिंग के साथ, सुंदर से फ्रेजेस के साथ स्टॉप करो। ओके, तो वही आपका सोशोलॉजी भी ऐसा ही एक्सपेक्ट करता है, पॉलिटी भी तो ऐसा एक्सपेक्ट करता है, ठीक है? सो स्कोप बस वेरी लिमिटेड। स्कोप ऑब्वियसली लिमिटेड होगा क्योंकि इसको हम लोग क्या किया है, इसका इतना बारे मालूम नहीं था, सिर्फ केओस और डिसऑर्डर में हम लोग इसको पढ़ने के लिए कोशिश किया है, इसीलिए इसका स्कोप लिमिटेड था। दूसरा, अलाइंड, दूसरा aligned aligned with physics and bio। बायो बोलने से वो लोग क्या करता है, द्वारफिज्म, सॉरी, आपका जो चार्ल्स डार्विन है, डार्विन का फिलोसफी के साथ ट्राई करता है, लेकिन उसको इस्टेब्लिश करता है सेकंड फेज में। उसको भी हम लोग थोड़ा एग्जांपल के तौर में फिर देखेगा। और थर्ड का जो चैप्टर है, वहाँ ईच फिलोसफी को बहुत डिटेल से हम लोग देखेगा कि कब पैदा हुआ है, क्या हुआ है, उसका क्या चेंजेस था, एक भी नहीं छोड़ेगा। और वही आंसर को बाद में एवरी आंसर में आप डालने का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो जैसे हो गया। और उसके बाद दूसरा, प्रोग्रेसिव। फर्स्ट स्टडी बहुत प्रोग्रेसिव था, इन ऑर्डर में था, ठीक है, ये याद रखो। और ये जो जब हम फर्स्ट पेज पढ़ता है तो उसमें देयर आर सर्टन फिलोसोफर्स, उसका नाम मेंशन करना जरूरी होता है, जैसे फिलोसोफर्स लाइक ऑगस्ट कॉमेट, जो सोशोलॉजी का टर्म दिया है, ओके? तो ऑगस्ट जो कॉमेट है, हम पूरा रब करेगा, है ना? ओके, सो ये फर्स्ट फेज का है, फर्स्ट फेज। तो फर्स्ट फेज में जो फिलोसोफर्स नंबर वन, वो होगा आपका अगस्ती कॉमेट। फर्स्ट फेज का अगस्ती कॉमेट। सो अगस्ती कॉमेट वो क्या क्या है, वो सोशल फिजिक्स बोल के इंट्रोड्यूस किया है, सोशल फिजिक्स, ठीक है, सोशल फिजिक्स। और अगस्ती कॉमेट अपने साथ उसका जो फ्रेंड है, सेंट साइमन उसका बहुत अच्छा दोस्त था। और सेंट साइमन बाद में दोनों मिल के सोशल फिजिक्स को वो लोग एनालिटिक वे में, एनालिटिक मीन्स ग्रुप स्टडी का फॉर्म में, है ना, एम्पेरिकल मेथड से, यानी कि यहाँ में ऐसा बोल रहा है तो इसका मतलब एवरेज जो निकलता है आप लोग मैथ्स में, आप लोग मीन मोडियम जो देखता है मैथ्स में, उसमें स्टेटिस्टिक में क्या होता है, हम लोग एवरेज को निकाल के हम लोग देखा जाता है। तो वो क्या करता है ऑगस्ट कॉमेट भी, सोशल फिजिक्स यूज करके, एवरेज का कंसेप्ट यूज करके वो चीज को इवेलुएट करने स्टार्ट करता है। समझ में आए? सो सोशल फिजिक्स को वो इंट्रोड्यूस करता है, और इसको, ये सोशल फिजिक्स को एनहेंस, एनहेंस मींस और भी बेटर कौन बनाता है, सेंट साइमन, सेंट सिमोन या साइमन जिसको बोलते हैं। और ये किसका दोस्त होता है, ये ऑगस्ट कॉमेट का, दे बोथ आर फ्रेंड। तो दोनों मिलके एक सोशल फिजिक्स स्टैब्लिश करता है जो ऑब्जर्वेशन पे,
ऑब्जर्वेशन एंड एम्पेरिकल मेथड। एम्पेरिकल मेथड से वो सोशोलॉजी को पढ़ने का कोशिश करता है। ठीक है, सोशोलॉजी को वो एम्पेरिकल मेथड से वो पढ़ने का कोशिश करता है। हाँ, सेन साइमन और वही दोनों ही मिलके एस्टैब्लिश करता है। तो दोनों मिलके ये जो सोशल फिजिक्स को ऑब्जर्वेशन और एम्पेरिकल मेथड से एस्टैब्लिश करता है। और ये जो मेथड है, मेथड, ये मेथड को हम बुलाता है डक्टिज्म। ठीक है, इंडक्टिविज्म का मतलब जब आप कुछ चीज को ऑब्जर्वेशन एंड एम्पेरिकल एविडेंस से आप उसको जब उसका लॉ बनाएगा। ठीक है, रिमेंबर, ऑब्जर्वेशन एंड एम्पेरिकल मेथड से जब आप उसका लॉ बनाएगा कि इससे ये हो सकता है, ये एजम्पशन बनाएगा, उसको हम इंडक्टिविज्म बोलता है। इसको अगस्ट कॉमेट और सेंट साइमन दोनों मिलके ये इसको डेवलप किया, ना याद होगा। उसके बाद ये हो गया सोशल फिजिक्स। इसके अलावा कॉमेट का दूसरा सोशल पॉजिटिविज्म, सोशल पॉजिटिविज्म के बारे में ऑगस्ट कॉमेट बोलता है। पॉजिटिविज्म में वो क्या करता है, ये जो मेथड्स होता है, ये मेथड्स को वो क्या बोलता है, कुछ भी चीज होना उसको नेचुरल साइंस के साथ वो लिंक करता है। पहले क्या था, फिजिक्स के साथ लिंक करना। और सोशल पॉजिटिविज्म में वो क्या करता है, नेचुरल साइंस के साथ लिंक करता है, साइंस। सो अगस्त कॉमेट के बारे में वी विल स्टडी इन डिटेल कि उसके बाद क्या है, उसका क्या है। ठीक है, अभी ये राइटिंग में इतना आपको मेंशन करना है। उसके अलावा दूसरा, सेकंड आदमी, ये सब इनिशियल फेस में आपको मेंशन करना है। अगर वो बोलेगा, पूछा जाए तो दूसरा आदमी का नाम है, व्हाट इज हिज नेम, हर्बर्ट स्पिंसर। हर्बर्ट स्पिंसर। हर्बर्ट स्पिंसर इनिशियल फेस में ऑर्गेनिज्म एनालॉग बोल के वो एस्टैब्लिश किया। ऑर्गेनिज्म एनालॉग, वो स्टडी ऑर्गेनिज्म एनालॉग। ऑर्गेनिज्म एनालॉग को सोशल डार्विनिज्म बोलता है। इसका दूसरा नाम कभी कभी आपको पूछा जाएगा, ऑर्गेनिज्म एनालॉग, उसका दूसरा नाम, अदर नेम, यहाँ में हम स्लैश कर रहा है, अदर नेम को भी लिख रहा है, उसको हम बुलाता है सोशल डार्विज्म। ये जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर के बाद आपका जो थर्ड चैप्टर तक, ठीक है, सोशोलॉजी जब पढ़ता है, हम लोग को भी मेरा टीचर बोलता था माइंड को खोल के रखो। थर्ड चैप्टर यानी कि फिलोसोफर तक आप बहुत बोरिंग लगे, क्योंकि फिलोसोफर्स आर वेरी, सब किसी को भी फिलोसोफर पढ़ने मन है, जो सोशोलॉजी लिया वो मालूम होगा फिलोसोफर्स कितना सब्जेक्ट को बोर कराता है। लेकिन यही फिलोसोफर्स आपको मार्क्स स्कोर कराने देते। तो फिलोसोफर्स के बाद उसके बचा जितना सोशोलॉजी का सिलेबस है, और मतलब सेकेंड पेपर जहाँ में इंडोलॉजिस्ट का कंसेप्ट है, वो लोग बहुत इंटरेस्टिंग है। वहाँ में जो पीरी का जो फैमिली का क्लासिफिकेशन है वो लोग बहुत ज़रूरी, इंडियन का जो ट्रेडिशनल कल्चर वो बहुत ज़रूरी है, और वो इंटरेस्टिंग भी है और आप लोग अच्छा भी लगेगा। लेकिन फिलोसॉफी तक आपको बोरिंग लगेगा, यानी कि चैप्टर 3 तक। ये फिलोसोफर, लेकिन ऐसे फिलोसोफर है जो पेपर 2 में भी काम आता है, 1 में भी काम आता है। और ऐसा आदमी है जो जीएस पेपर 4 एथिक्स का जो सब्जेक्ट है में भी काम आता है, और जीएस पेपर 2 गवर्नेंस में भी काम आता है। ठीक है, सो इसीलिए कुछ समय तक बोरिंग होने से भी गो ऑन पढ़ते रहो। बाद में जैसे आप फिनिश करेगा यू विल अंडरस्टैंड कि आसान था। डन। जैसे यहाँ में अलग अलग आ रहा है, थ्योरीज आ रहा है ना। तो एक हो गया ऑर्गेनिज्म एनालॉग, जिसको हम सोशल डार्विनिज्म बोलते हैं। ये ज्यादातर ऐसे एनालॉग है जहाँ में ना सोसाइटी को पढ़ने के लिए वो बायोलॉजी का यूज करते हैं। क्योंकि उस समय में डार्विन का जो डिस्कवरीज था इवोल्यूशन को लेके, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिसके बारे में वो बताता है, वो पीपल को सच में इंटरेस्टिंग कराता है। और दूसरा, डार्विन का जो थ्योरी है वो उसको हम लोग क्यों इतना पढ़ता है, क्योंकि उसका थ्योरी को वो प्रूफ किया है। कैसे प्रूव किया है, वो गैलापागोस आइलैंड जाके, आई होप आपको मालूम है। गैलापागोस आइलैंड एक ऐसे आइलैंड है जहाँ में ना मार्सुपियल एनिमल्स है। मार्सुपियल मतलब ऐसे एनिमल जिसका एक्स्ट्रा पाउच है। जितना एनिमल्स वहाँ में है, मार्सुपियल एनिमल सबका ऐसे पाउच है। जो बैट होता है चमगादड़, उसका भी पाउच होता है, कंगारू का पाउच होता है। और वहाँ में जो क्या बोलते हैं दूसरा एनिमल्स लिजर्ड लोग होता है, वो लोग भी पाउच होता है। तो इसीलिए वो बोला है कि ये जो सेम एनिमल होके भी ये डिस्टिंक्शन जो निकला है, वो एनवायरमेंटल एडेप्टेशन का वजह से। ऐसे नहीं है कि भगवान वो लोग को पहुंच देगा इसको नहीं देगा, ऐसे नहीं। और वहां में सबसे इंपॉर्टेंट डार्विन पिंचस। पिंचस मीन्स एक टाइप ऑफ बर्ड।
एक टाइप ऑफ बर्ड लेकिन डिफरेंट एडेप्टेशन, घास का अलग अलग जगह में अलग से कॉलोनी बना के वो लोग रहते हैं, और जिस हिसाब से कॉलोनी बनाया उस हिसाब से वो लोग का एडेप्टेशन हो गया। उसको डार्विन पिंचेस बोलता है। ठीक है, रिमेंबर, उसको डार्विन का पिंचेस बोलता है। इसको आप लोग ना डार्विन फिंचेस क्लिक करके आप लोग गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, यू विल फाइंड। डार्विन फिंचेस जो बर्ड है, छोटा बर्ड जो मार्सुपियल आइलैंड में पाया गया है, उसका अलग एडेप्टेशन है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म एनालॉग में वो उस ऐसे टाइप का वो एक्सप्लेनेशन करने के लिए कोशिश करते हैं सोसाइटी को, जहाँ में वो 4 सिमिलरिटीज एंड 4 डिसिमिलरिटीज बिटवीन द सोसाइटी बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल बॉडी फंक्शन, वो कोशिश करता है एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो 4 डिफरेंसेस और 4 ये है, उसको आप लोग सुन लीजिए। हाँ, लिखेगा। जैसे कि 4 सिमिलरिटीज हम यहाँ लिख रहा है, शॉर्ट में हम लिख देगा समझने के लिए। ठीक है, पढ़ते समय में 4 सिमिलरिटीज। 4 सिमिलरिटीज होगा ऑर्गेनिज्म का, 4 सिमिलरिटीज के बारे में वो बताता है। तो 4 सिमिलरिटीज में वो बोलता है कि ग्रोथ फर्स्ट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये शायद इतना जरूरी नहीं है, फिर भी एक्सप्लेनेशन मेरा से सुन लो, है ना। 4 सिमिलरिटीज, और आप टाइप करने से आपको मिल ही जाएगा, और नोट्स में इसके बारे में थोड़ा सा लिख के रख दिया हम इसलिए। तो 4 सिमिलरिटीज में वो क्या बोलता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे एक सिंगल सेल पहले डेवलप होता है, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेता है, सिंगल सेल डेवलप होता है, वो सिंगल सेल धीरे 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 लार्ज सेल होता है और बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ह्यूमन बींग भी ऐसे है बोला, पहले ह्यूमन बींग बहुत कंसाइज में रहता था, डेवलपमेंट आके वो और भी कॉम्प्लेक्स हो गया। सही है ना। ऐसे तो हो गया ह्यूमन बींग डेवलपमेंट आके। उसके बाद दूसरा वो बोलता है कि हर एक पार्ट एक दूसरा से, जैसे बायोलॉजी में हर एक पार्ट एक दूसरा से अटैच है, ह्यूमन बींग भी ऐसे होना। सोसाइटी में भी हर एक पार्ट एक दूसरा से अटैच है ना। उसके बारे में बताता है। उसके बाद वो बाद में फिर एजम करता है कि ये जो लाइफ एज ए होल, लाइफ एज ए होल, जैसे एक ह्यूमन बींग का पूरा लाइफ है, सोसाइटी का खुद का भी एक एज ए होल लाइफ है, बोल गया। उसके बाद में वो फिर क्या बोलता है, फिर 4 डिसिमिलरिटीज के बारे में बताता है। वो बताता है कि ह्यूमन बींग का जो ब्रेन होता है वो उसका कॉन्शियस है, लेकिन सोसाइटी में हर एक आदमी अपना कॉन्शियस रखता है। ये उसका दूसरा डिसिमिलरिटीज। उसके बाद वो ये बोलता है कि मतलब ह्यूमन बॉडी का जो लोकोमोशंस होता है, एक दूसरा का जो कम्युनिकेशंस होता है, वो नर्वस सिस्टम से होता है। लेकिन फिर वो बोलता है कि सोसाइटी में हर एक आदमी का अपना लैंग्वेज है, अपना कल्चर है, और अपना वे ऑफ एक्सप्रेशंस होता है। तो यानी कि ये जो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज, बेसिकली वो सोसाइटी को जो चेंज हो रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, और बायोलॉजिकल टर्म में वो एक्सप्लेन किया। सिर्फ इतना समझ गया। सो इनिशियल फेज में, सपोज स्कोप ऑफ सोशोलॉजी सीधा आने से, इनिशियल फेज में जब तुम लिखेगा, फर्स्ट फेज में 2 आदमी का नाम मेंशन करो, ऑगस्ट कॉमेट और दूसरा हरपत स्पिंसर। और जब मेंशन करेगा सिर्फ वो लोग का स्टडी को मेंशन करो, ऑर्गेनिज्म एनालॉग एंड या तो सोशल डार्विनिज्म। समझ आ गया। ठीक है। नहीं 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 नहीं। आपको सिर्फ बताना है कि ये लोग वो स्टडी किया था ये समय में, एंड दे ऑलरेडी नो, यस ये स्टडी किया है। ठीक है, दैट इज द फॉर्मेट। उसके बाद नेक्स्ट ये हो गया आपका इनिशियल फेज। सो इनिशियल फेज में एटम जो क्या आप समझ में आया है, आप ये समझ में आया है कि एटम जो ज्यादातर सोशल फिजिक्स और सोशल बायोलॉजी है ना, बायो और फिजिक्स के तौर पे बताने के लिए कोशिश किया सोसाइटी को, ऑब्जर्वेशन और एम्फेरिकल मेथड से कोशिश किया है सोसाइटी को इनिशियल फेज में स्टडी करने। और ज़्यादातर सोसाइटी का जो मैक्रो इंस्टीट्यूट है, वो इंस्टीट्यूट का जो चेंजेस है उसको देखने के लिए स्टडी किया। जैसे आपका एजुकेशन का सिस्टम चेंज हो गया, एजुकेशन में वुमेन भी इन्वॉल्व हो गया, तो वुमेन इन्वॉल्व होने की वजह से जो समझ है वो क्या चेंज हुआ है उसको समझने। दूसरा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में स्किल वर्कर का बहुत ज़रूरी है। एक्सपेंसिव हो गया लिविंग, एक्सपेंसिव हो गया तो क्या किया, वुमेन भी अपना किचन छोड़ के बाहर काम करने गया। उसके वजह से पेट्रियार्कल का जो स्ट्रक्चर जो चेंज है उसको पढ़ने की कोशिश। उसी को हम मैक्रोनिज्म के वर्ड के अंदर यूज करता है। सबको समझ गया, ये टर्म को याद करो एग्जाम के लिए। श्योर, फर्स्ट पेज समझा है? शुड आई बिगिन अगेन? समझ गया ना। आई होप आप लोग भी इस फर्स्ट फेज को समझा है डियर स्टूडेंट। आई होप सो आप लोग समझ गए। देन लेट्स बिगिन विद द सेकेंड फेज।
सेकेंड फेज में जो आदमी लोग आता है, जैसे मैक्स वीवर और एमेलिया बर्किन, दोस आर दोस पर्सन जो सच में एक्चुअल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए कोशिश किया और सोशोलॉजी को कोशिश किया कि इट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द अदर साइंस। ठीक है, दे मेड एन अटेम्प्ट अदर साइंस से, मतलब सेपरेट करना, और साथ ही साथ दे सेड कि अदर अगर अलग से हम सेपरेट नहीं कर सकता है तो हम सोशोलॉजी को एज ए मदर ऑफ ऑल साइंस हम देख सकते हैं। सोशोलॉजी हर एक साइंस को टच करता है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमी, सबको टच करता है। सो हम उसको सोशियो सेंट्रिक बना सकते हैं। सोशियो सेंट्रिक ये एग्जाम में पूछा जाता है। या सो लेट्स सी अबाउट द सेकेंड फेज। ओके, लेट्स सी अबाउट द सेकेंड फेज। सेकेंड फेज स्टार्ट होता है आपका 1880 से लेके 1940। सेकेंड फेज स्टार्ट होता है आपका 80 से लेके 1940s में। इसमें क्या होता है? वाइडनिंग, वाइडनिंग ऑफ द स्कोप, वाइडनिंग ऑफ स्कोप ऑफ सोशोलॉजी। सोशोलॉजी का जो स्कोप है उसका वाइडनिंग स्टार्ट हो जाता है, वो और भी मतलब उसका मतलब इंटरप्रिटेशन में बहुत चेंजेस आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका जो माइक्रो स्कूल है ना, मैक्रोइज्म, ये कंटिन्यू तो होता है, कंटिन्यू होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक नया यानी कि फॉर्मल स्कूल आ जाता है। फॉर्मल स्कूल जो आपका माइक्रो फैक्टर्स को देखता है, यानी कि मैक्रोनिज्म कंटिन्यू होता है विथ इंट्रोडक्शन टू माइक्रोनिज्म। हाँ, अलाइन कर सकते हैं हम लोग कि वो उसका सबसे पावरफुल इम्पैक्ट वो था। ठीक है, माइक्रोनिज्म में आप मेंशन कर सकते हैं। तो सेकेंड पेज में ऐसे हो गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वेल एस्टैब्लिश हो गया, क्लास कंप्लीटली डिस्टॉर्ट हो गया। ठीक है, और क्लास का स्ट्रैटिफिकेशंस हो गया, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, है ना, मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हो गया। ये सब चेंजेस हो गया आपके सेकेंड सेकेंड फेज आते आते। तो इसीलिए ये माइक्रो स्कूल कंटिन्यू तो हुआ है, लेकिन उसके साथ मैक्रो स्कूल कंटिन्यू हुआ है, लेकिन उसके साथ माइक्रो का कंसेप्ट आया। माइक्रो का कंसेप्ट क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कंसेप्ट को सबसे ज्यादा आपका मैक्स वेबर जो अपना थ्योरी ऑफ इंटरप्रिटेशन जो होता है उससे वो समझाता है। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग मान के चलो एपीपीएससी का फियस्को है, ये फियस्को सब जानता है ना। एपीपीएससी का जो फियस्को है, यहाँ में जैसे सपोज फॉर एग्जांपल तदाक नालो अभी वही लीडर है। तदाक नालो अभी बोल रहा है 20:80 का रेशियो है, उसको हम हटाएगा। ठीक है, इंटरप्रेटिव स्टडी क्या है उसको हम बता रहे हैं। तो 20:80 का जो रेशियो है उसको हम लोग हटाएगा, और हम जो कल स्ट्राइक में निकल रहा है आप लोग हमको सपोर्ट कर, तो उसमें कदक नालों का वो सपोर्ट में ना जो जो सच में चाहिए वो लोग आएगा, है ना, वहां में आएगा। और सपोज मान लो एक स्टूडेंट यूनियन, हम किसी का नाम यूज नहीं करेगा, कोई भी स्टूडेंट यूनियन, उसको भी अपना फील बनाना है, तो वो तदक नालों का साथ ज्वाइन करके वो भी चिल्लाएगा, सब आओ सब आओ। समझ में आए नाउ? तदाक नालो जब ग्रुप आएगा, तदाक नालो ये देखेगा कि ये लोग क्यों आया है ना, ये लोग क्यों आया है, सच में ये लोग 20:80 का जो रेशियो है उसको हटाने आया है, वो ऐसे देखेगा, और वो उसको उस हिसाब से देख के वो उसको पॉजिटिव लेगा। लेकिन उसका साथ जो स्टूडेंट यूनियन अलाइन है वो सिर्फ देखेगा कि कितना मार्क्स आया। समझ में आया? इंटरप्रेटिव स्टडी उसको बोलते हैं। वो क्वेश्चन करता है। इंटरप्रेटिव लुक ऐसे होता है कि ना वो क्यों आया है, लेकिन जो जनरलाइज जो यानी कि मैक्रो, इसमें क्या होता था, कितना आया है, क्या चेंज हुआ है। लेकिन इंटरप्रिटेटिव यानी कि सेकेंड फेज में आदमी वो कोशिश किया है जानने के लिए क्यों आया है। इंटरप्रेटिव स्टडी, इंटरप्रेट का मतलब क्या है, किसी चीज को इंटरप्रेट करना, उसका इवैल्यूएशन करना, उसको, तो ये स्टडी मैक्स वेबर लेके आए। और बेस्ट एग्जांपल प्रोटेस्ट करने वाला का आप लगा सकता है, सबसे बेस्ट होता है। लेकिन आप तादक नालो का नाम यूज मत करो संस्कृत में। ठीक है, आप लिख सकता है जब प्रोटेस्टर आता है तो उसमें इंटरप्रिटेटिव ये देखता है कि प्रोटेस्टर क्यों आया है, क्यों वो करता है। लेकिन जो नॉन इंटरप्रिटेटिव है वो लोग सिर्फ बोलेगा कितना आया है, इज द डिफरेंस में आया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, माइक्रोनिज्म
कंटिन्यू होता है, लेकिन उसके साथ मैक्रोनिज्म कंटिन्यू होता है, लेकिन उसके साथ माइक्रोनिज्म आता है। माइक्रोनिज्म में क्या होता है, आपका जो कोर इंटेक्ट वैल्यू उसको देखा जाता है। क्यों? ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा आदमी जिसका नाम बिना मेंशन किए ये नहीं जाता है, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर के बारे में आपको मेंशन करना है, उसका इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी के बारे में मेंशन करना है। इसको हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल से विल स्टडी इन चैप्टर 3, बिकॉज ये कंपल्सरी, ये आता ही है। इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी के बारे में। तो ये इंटरप्रेटेटिव सोशियोलॉजी है, इसको दूसरा नाम भी देता है, नोन एज बर्स्टीहैन। स्पेलिंग गलत नहीं होना है। ये जो मेथड है इंटरप्रेटेटिव, ये जो सोशियोलॉजी है, उसको बर्स्टीहैन कहा जाता है, ये स्टडी को। और ये स्टडी आपका मैक्स वेबर दिया है। वो बेसिकली सब्जेक्टिव बिहाइंड द सोशल बिहेवियर, इसका कोर वैल्यू, यानी कि इसका एम आप लिख सकता है, इसका एम क्या है, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव बिहाइंड द सोशल बिहेवियर, कि वो क्यों ऐसे एक्ट कर रहा है ना, उसको पता करने के लिए कोशिश करता है। होगा। और इसमें एग्जाम्पल में याद आने के लिए आप लिख लो प्रोटेस्टर्स। प्रोटेस्टर्स, प्रोटेस्टर्स व्हेन असेंबल, प्रोटेस्टर जब असेंबल करता है तो एज इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर वी एनालाइज द रीजन, नॉट द नंबर। नॉट द नंबर्स। समझ गया? Protesters, when assembled as interpreter, we analyze the reason, not the number. समझ में आ गया? ये छोटा वर्ड में आपको कंप्लीटली मैक्स का जो इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी है उसके बारे में बता। ओके। और ये जो स्टडी है इंटरप्रिटेटिव सोसाइटी का, ये स्टडी को हम बुलाता है एज फॉर्मल स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी। इसको हम बुलाता है फॉर्मल स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी। क्या है? नाउ ये फेस में ये माइक्रोनिज्म अभी भी है, मैक्रोनिज्म का मैक्रोनिज्म ऊपर चला गया ना, ठीक है। तो ये फेस में नंबर 4 में हम लिख सकता है आपका ये जो मैक्रोनिज्म ये स्टिल कंटिन्यू था, ठीक है ना। और इसको कंटिन्यू करने वाला एमिलिया बर्किन था, एमिलिया बर्किन। एमिलिया बर्किन ये जो मैक्रोनिज्म है उसको वो कंटिन्यू किया है। कैसे कंटिन्यू किया है? यूजिंग सोशल फैक्ट्स। ये जो अपना स्टडी में सोशल फैक्ट्स को वो यूज करके वो स्टडी को फिर से कंटिन्यू करता है। और वो, हाँ ये सेकेंड फेज है, अभी तक थर्ड फेज नहीं आया। ठीक है। मैक्रोनिज्म का जो एमिली बर्किन है, सोशल फैक्ट्स को यूज करके वो बोलता है कि वो किस तरह से इंडिविजुअल बिहेवियर को इफेक्ट करता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सोशल फैक्ट में मनी बहुत मैटर करने लग गया था, है ना। इंडस्ट्रियल फेज में जो वेल्थ है वो बहुत मैटर करने लग गया, और जिसके पास पैसा है उस हिसाब से आप आदमी को क्लासिफाई करने लगे। ये चीज़ देखने को मिला है। तो वहाँ में जो लेबरर जो क्लास होता है जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसका जो बिहेवियर है वो बेसिकली उसके साथ जो हो रहा है उसके हिसाब से उसका बिहेवियर टर्न अप होता है। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई बच्चा को छोटा से मार पीट के आप उसको, बेस्ट एग्जांपल है हम डिवोर्स फैमिली का, बेस्ट एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए आई विल टेक डिवोर्स फैमिली। साइकोलॉजिस्ट एंड स्पेशली सोशोलॉजिस्ट जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है, दे बिलीव ये जो डिवोर्स फैमिली का जो बच्चा होता है, डिस्टॉर्टेड फैमिली का जो बच्चा होता है, सबसे उसका जो माइंड जो सबसे डिस्टर्ब होता है। ये सही है। यानी कि वर्किंग जो इस तरह से सोशल फैक्टर्स को लेके, वो सोशल फैक्ट्स को लेके किसी का बिहेवियर को जज करने का वो कोशिश किया है, कि वो बोल रहा है कि बड़ा इम्पैक्ट, यानी कि फैमिली एक बड़ा इंस्टीट्यूट है ना।
तो बड़ा इंस्टीट्यूट में जो चेंज होता है वो किस तरह से किसी का मतलब बिहेवियर को चेंज करता है और एक इंडिविजुअल को कैसे चेंज करता है। समझ में आ गया? रिमेंबर, डिवोर्स फैमिली, फैमिली एक बड़ा इंस्टीट्यूट है और बड़ा इंस्टीट्यूट किस तरह से जाके एक इंस्टीट्यूट एक इंडिविजुअल को इम्पेक्ट करता है, यानी कि फॉर एग्जांपल चाइल्ड, डिवोर्स फैमिली में चाइल्ड को कैसे इम्पेक्ट करता है, उससे चाइल्ड का बिहेवियर कैसे बनता है, ये बिहेवियर को वो सोशल फैक्ट के अंदर में वो पढ़ने का कोशिश किया है, यानी कि वो बिग इंस्टीट्यूट को मार्क किया गया। ओके, तो उसी को हम मैक्रोनिज्म अंदर एमिलिया बर्किन के अंदर में हम लोग पढ़ता है। ओके, और एमिलिया का ये जो स्टडी है, बर्किन का ये स्टडी है, इसको हम लोग सिंथेटिक स्कूल, सिंथेसाइज, क्योंकि एक के वजह से एक सिंथेसाइज हुआ है ना, और वो सिंथेसाइज के वजह से जो दूसरा फैक्ट सिंथेसाइज होता है, इसीलिए सिंथेटिक स्कूल ऑफ सोशोलॉजी के अंदर में हम लोग पढ़ता है। और यहाँ में ये जो सोशियो सेंटरिज्म के बारे में बताता है, सोशियो सेंटरिज्म मीन्स दे यूज सोशोलॉजी टू स्टडी एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द सोशोलॉजी, जैसे कि इकोनॉमी। सोशियो सेंटरिज्म मतलब सोशोलॉजी को लेके वो आपका सोशल वेलफेयर ना, सोशल सोसाइटी के बारे में पढ़ने की कोशिश किया है, इकोनॉमी को पढ़ने की कोशिश किया है, पॉलिटी को पढ़ने की कोशिश किया है, ठीक है। और उसके बाद आपका जितना भी फैक्टर्स है, साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए कोशिश किया है, ठीक है। तो साइकोलॉजी को पढ़ने का कोशिश, सब कुछ को, एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ने का कोशिश किया है। ये पेज नहीं जा रहा है, यही में लिख रहा है एंट्रो, सब सब्जेक्ट को एक दूसरा से कोशिश करने के लिए डालने का कोशिश किया। समझ गया? ओके, उसके बाद बर्किन के बारे में और थोड़ा देखेगा, ये सेकेंड फेज का ही ये है, ये सेकेंड फेज का है, ये हो गया ना। बर्कहाइम, कोई कोई बर्कहाइम बोलता है, कोई किन बोलता है। ओके? उसके बाद तब जाके बर्किन जो कोशिश किया सिंथेटिक स्कूल जो है सोशियो सेंटरिज्म को पढ़ने के लिए, वो एक स्टेटमेंट दिया, एक टाइमलाइन बनाया, और ये टाइमलाइन को सुंदर से हम लोग लिखेगा, और ये सब बर्किन का है, ठीक है। ओल्ड स्कूल टू न्यू स्कूल, यानी कि ओल्ड सोसाइटी टू न्यू सोसाइटी। ओके, सो ये एक टाइमलाइन है, इसको एग्जाम में आप लोग भी बना के रख सकता है। मतलब ओल्ड सोसाइटी, ओल्ड स्कूल से लेके न्यू स्कूल, यानी कि न्यू सोसाइटी का फॉर्म, और ये बीच में इसको हम यहाँ में मार्क करेगा ट्रांजिशन फेज, ट्रांजिशन फेज। नाउ एमिलिया बर्किन सेज ये डिसऑर्डर जो निकल रहा है बिकॉज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रेनेसेंस एंड एनलाइटमेंट की वजह से, ये जो ट्रांजिशन फेज है, ट्रांजिशन फेज में हमेशा डिसऑर्डर होता है, हमेशा डिसऑर्डर होता है, हमेशा नॉन यूनिफॉर्म होता है, डिसऑर्डर होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। और उसके बाद डाइवर्स ओपिनियन होता है, डाइवर्स ओपिनियन होगा। और ये सब को कैसे वो एक्सप्लेन किया है, वो एक टर्म यूज किया है नोन एज टीटिंग प्रॉब्लम। वो बोला है जब एक सोसाइटी नया से पुराना, सॉरी पुराना से नया में जाता है, तो उसमें ट्रांजिशन, वो ट्रांजिशन फेस में केओस होना होगा ही है, केओस होना है, वो फेस में केओस होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, डाइवर्स ओपिनियन होगा। और उसको वो कैसे एग्जांपल दिया है, एक बच्चा का एग्जांपल यूज करके, जैसे बच्चा में टीथिंग प्रॉब्लम, टीथिंग प्रॉब्लम बच्चा में होता है ना, मालूम है ना टीथिंग प्रॉब्लम क्या है? जब बच्चा पैदा होता है, 7-8 महीने के बाद बच्चा का फर्स्ट दांत निकलने के लिए कोशिश करता है। उस समय में बच्चा का ये गम्स लुक स्वेलिंग होता है, वो चिड़चिड़ा होता है, इरिटेशन होता है, रोता है, रात भर रोता है वो दर्द से। तो यानी कि वो ट्रांजिशन फेस। तो एक बार उसका जब टीथ निकल जाएगा, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद उसका बाकी टीथ निकलते समय में उसको इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना फर्स्ट टीथ निकलते समय में, उसको टीथिंग प्रॉब्लम बोलता है। तो बर्काइन ही यूज दिस एग्जाम्पल, वो बोला है ऑब्वियसली पुराना जो सोसाइटी है उसको हटने के लिए और नया आने के लिए, ये जो ट्रांसिशन 20 का फेस है, फ्रॉम द 14 से लेके 19 सेंचुरी तक, ये जो फेस आपको जो दिखाई देगा, उसमें ऑब्वियसली टीथिंग प्रॉब्लम जैसे इरिटेशन, डिस्ट्रप्शन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, समझ में आ गया। और उसको वो अपना सिंथेटिक स्कूल ऑफ सोशोलॉजी उसमें वो बताता है, ठीक है? समझ में आया है। और उसके बाद वो क्या करता है, वो होल सोसाइटी,
तो होल सोसाइटी है, उसको वो 3 डिवीज़न में वो स्टडी करता है, ठीक है? और दीज़ 3 डिवीज़न आर सोशल मॉर्फिज़्म, सोशल मॉर्फिज़्म पहला, सेकंड सोशल साइकोलॉजी, सोशल नॉट साइकोलॉजी सॉरी, फिजियोलॉजी, एंड थर्ड इज़ योर जनरल सोशियोलॉजी। ठीक है? सोशल मॉर्फिज्म में वो क्या करता है, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, हैबिटेट, इंटर रिलेशनशिप ऑफ द पॉपुलेशन, वो सब के बारे में पढ़ता है, यानी कि डेमोग्राफिक के बारे में, पूरा डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक के बारे में। डेमोग्राफिक मीन्स पहले पॉपुलेशन कम था, लेकिन जैसे जैसे रिप्रोडक्शन के थ्रू पॉपुलेशन बढ़ जाता है, ईद बढ़ जाता है ना? उसके बाद उसका जो रहने का जगह सेटलमेंट बढ़ जाता है, ये सब भी सोशल बिहेवियर को चेंज किया बोले, समझ गया? तो वो बोलता है उसको सोशल मॉर्फिज्म के अंदर में वो देखता है, यानी कि ऑल डेमोग्रेटिव, यानी कि डेमोग्रेटिक सिर्फ लिख सकता है आप, सिफ्ट के उसको वो स्टडी किया है। उसके बाद सोशल फिजियोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी में वो जो डायनामिक्स जैसे कि आपका रिलीजन, मोरालिटी, उसको वो रिलीजन, मॉरल्स, है ना? ठीक है? रिलीजन और मॉरल्स में किसी रिलीजन को डिस्पाई किए बिना, एग्जाम्पल जैसे कि कुछ-कुछ रिलीजन में ऐसा मानता है कि आपको घूंघट ढकना है। वो उसको बोलता है कि वो जो रिस्पेक्ट होता है। लेकिन कोई-कोई सोसाइटी मानता है कि वो रिस्पेक्ट कैसे रिस्पेक्ट हो सकता है ना? ये घूंघट ढकने के बाद आप कुछ चीज़ नहीं कर सकते, वो क्या रिस्पेक्ट होगा? ओके। उसके बाद दूसरा रिलीजियस का और क्या होता है, पेट्रियार्कल सोसाइटी को ही देख लो। हम हमेशा ऐसे ही मानता है कि पहले फादर आएगा देन मदर, उसके बाद हस्बैंड आएगा देन वाइफ, नेवर, इट इज नेवर ऑलवेज मदर एंड हस्बैंड। इवन आपका मेट्रिमोनियल सोसाइटी जैसे कि आपका मेट्रिनियल सोसाइटी को आप देख लो, मेघालय का, मेघालय का सोसाइटी में हाँ फीमेल जरूर, मतलब मेरी मेल जो फीमेल को मैरी करके फीमेल का टाइटल लेता तो है, लेकिन फिर भी जब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होता है उसमें फीमेल का जो ब्रदर होता है, मामा, उसका ज़्यादा हक होता है। दैट मीन्स ऑटोमेटिकली वो भी पेट्रिनियल लाइन है, लेकिन नाम जो मेट्रिनियल का देता है, एक्चुअल चीज़ में अगर देखा जाए उसमें मदर्स जो ब्रदर होता है, ब्रदर का जो सन होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। और ये चीज़ आपका साउथ का फैमिली लुक में भी देखने देते, समझ में आया है? तो ये सब किस तरह से सोशियोलॉजी ये फिजियोलॉजी को चेंज करता है, उसके बारे में वो बताइए। उसके बाद दूसरा है जनरल सोशियोलॉजी। सो जनरल सोशियोलॉजी में वो जो डेवलपमेंट और जो थ्योरीज एंड जो कंसेप्ट होता है उसके बारे में वो बता, रिमेंबर, जनरल सोशियोलॉजी में कंसेप्ट एंड थ्योरीज, डिफरेंट थ्योरीज बाय डिफरेंट फिलोसोफर्स, उसको वो जनरलाइज में वो व्यू करने का कोशिश करता है। ओके। उसके अलावा अभी ये जो थर्ड फेज है इसमें हम लोग तीन, सेकंड फेज में हम लोग तीन आदमी दो साइंटिस्ट के सॉरी दो फिलोसोफर्स के बारे में हम लोग पढ़ा, वेबर इंटरप्रिटेटिव, उसके अलावा एमएलई, ठीक है, बर्किन। उसके अलावा और एक किसी का नाम आपको मेंशन करना जरूरी है, वो है सोरोकिन। ओके, वो है सोरोकिन। ओके, ये इसका नाम ना क्यों ऐड करना है बोलने से, ये सोरोकिन जो 1920s में इंडिया में सोशल सोशल इम्पैक्ट, सोसाइटी इम्पैक्ट ड्रास्टिकली चेंज हुआ है इंडिया में। रिमेंबर, सोशोलॉजी का स्टडी इंडिया में हम लोग 1920 से पकड़ के चलता है, उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअल इंस्टीट्यूट में पढ़ना 1920 से हम लोग स्टार्ट करता है इंडिया में। तो सोरोकिन का हम इसलिए यूज करता है क्योंकि उस समय का जो सोसाइटल चेंज था, चेंज इन द रिलीजन, रिलीजन, क्लास, फैमिली ऑफ इंडिया, इंडिया का जो केस स्टडी के बारे में सोरोकिन सबसे ज्यादा, सोरोकिन के अलावा आपका गोरे ये सब भी है, उसको हम लोग पेपर टू में देख लेगा। ठीक है? होगा। सो ये हुआ आपका सेकेंड फेज। तो फर्स्ट फेज आने से आपको कितना किस किस को मेंशन करना आपको मालूम है। सेकेंड फेज आने से सिंथेटिक और फॉर्मल स्कूल को बोलो। सिंथेटिक स्कूल में आपका एमिली बर्किन रहता है ना, और वो सोशियो सेंटरिज्म के बारे में बताता है, सोशोलॉजी को हर एक सेक्शन के साथ जुड़ता है और उसका जो पर्पस है उसको बताओ।
उसके बाद फॉर्मल स्कूल में मैक्स वेबर का जो इंटरप्रिटेटिव सोशोलॉजी है, जिसको वो लोग वर्स्टेहन बोलता है, उसके बारे में बताओ। ठीक है, तो ये चेंजेस हुआ है बोल के आप बताओ। समझ में आ गया? उसके बाद आता है आपका थर्ड फेज। इसके अलावा बहुत साइंटिस्ट लोग का, एक्स्ट्रा साइंटिस्ट बोलते रहते हैं, एक्स्ट्रा फिलोसोफर्स लोग का नाम आपका नोट्स में हम लोग डाला गया है। ठीक है, उसको आप अपना लिए स्टडी के लिए आप यूज कर सकता है। एग्जाम में टू डिस्टिंक्ट जो कैटेगरी है, उसको कैरेक्टरिस्टिक है, उसको डालो। क्योंकि 150 वर्ड्स में आपको जिसमें लगना है, 150 वर्ड्स कितना ना होगा, समझ में आ रहा है? उसमें आपका आंसर जो ऐसे होना है कि जो सबसे डिस्टिंक्ट और जिसको सबसे ज्यादा हम लोग पढ़ता है, उसका नाम डालना बेस्ट है। लेकिन अदर नाम्स भी है, ठीक है, उसको आप जनरलाइज आप पढ़ लो बाद में नोट से। उसके बाद स्टार्ट होता है आपका थर्ड फेज। सो थर्ड फेज आपका 1940 से लेके 1940 से लेके 200 तक हम लोग मान सकता है, 200, ठीक है। 1940 से लेके इसको हम लोग 200 तक, 200 बोलते हैं, सॉरी, 2000 तक हम लोग इसको मान सकता है। तो ये फेस में बहुत सा आपका जो फॉर्मल और सिंथेटिक जो स्कूल है, उसका ब्लेंडिंग होता है दोनों को। इसमें ब्लेंडिंग ऑफ सिंथेटिक मतलब फॉर्मल एंड सिंथेटिक स्कूल देखने को मिलता है। और इसमें बहुत आई थिंक आप दो तो ऐसा आदमी है, दो नहीं, तीन, तीन ऐसा फेमस फिलोसोफर्स है, उसको आपको मेंशन करना। सिंस यहाँ में ब्लेंड हो गया है, दैट मीन्स इसमें हर चीज को हम लोग इंटरप्रिटेड, अंडरस्टैंड, कोर वैल्यू को अंडरस्टैंड करने हम लोग स्टार्ट होता है। और इसमें आज सब्जेक्ट ये जो इंस्टीट्यूट लुक में पढ़ाए जाने स्टार्ट होता है। के आज सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ाने स्टार्ट हो जाता है आपका सोशोलॉजी। तो उसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट, उसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है आपका नंबर वन, पर्सन, पर्सोन, पर्सोन कहता है ना इसको, पर्सोन्स। ओके, तो पर्सोन्स का ये जो AGIL, एगिल बोलता है ये स्टडी को, ये स्टडी को आपको हम लोग एग्जाम्पल के साथ अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 3 में ये है पर्सन जो कोशिश किया है स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, उसको पढ़ने के लिए कोशिश किया है। वो स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन को वो पढ़ने के लिए कोशिश किया है, और उसका जो मेथड है उसको AGIL, एगाइल मेथड बोलता है। नाउ ये एगाइल मेथड क्या है? एगाइल मेथड, और ये जो इम्पोर्टेंट है, एगाइल मेथड। तो एगाइल मेथड का मतलब यहाँ में हम ऐसे मार्क कर रहा है, इसका मतलब है एडाप्टेशन, एडाप्टेशन। सेकेंड ये G जो है ये गोल, उसके बाद ये है I का मतलब है इंटीग्रेशन, ठीक है, और L का मतलब है लेटेंसी। ठीक है, तो इसको ना समझने के लिए आपको हम एग्जांपल बताएंगे, होगा? एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल से पढ़ लो, आप समझ जाएगा। एक आदमी का लाइफ में ना उसका हमेशा एक एडाप्टेशन होता है, उसका एडाप्टेशन के बाद उसका एक गोल होता है, और वो गोल को सक्सेस कराना और लास्ट में उसका रिजल्ट निकालना, यही आदमी का लाइफ होता है। जैसे आप खुद को ही देख लो, आप ये क्लास में टायर्ड होके भी सुबह उठता है, उठ के आपका गोल क्या है सुबह उठने का? कि आपको यहाँ इंस्टीट्यूट पहुंचना है, ये आपका पहला गोल होता है। आप नहीं सोचते कि हम पढ़ाई खत्म करेगा ऑफिसर नहीं, आप जब सुबह उठता है आपका टारगेट ये होता है कि ब्रेकफास्ट फटाफट खा के हमको इंस्टीट्यूट पहुंचना है, वो आपका गोल है। मतलब आप उस हिसाब से आप खुद को एडेप्टेशन कर लिया, एडेप्टेशन करके आप क्या करता है, गोल के लिए आप यहाँ पहुंच के अपना सीट ले लेता है। उसके बाद आप इंटीग्रेशन में क्या करता है, हम लोग से सीखता है, एक दूसरा से बात करता है ना। और इंटीग्रेशन में आप वो सीखने के बाद आपका रिजल्ट क्या होता है, जब एग्जाम आएगा हमको उसको क्लियर करना है। समझ में आए? सो दूसरा एग्जाम्पल और आसान, सपोज फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है? तो डॉक्टर जब वो पेशेंट को देखता है, वो बीमार को वो एडप्ट करता है, वो जानने के लिए कोशिश करता है, ठीक है। उसके बाद वो उसको ट्रीट करता है यूजिंग मेडिसिन, सर्जरी।
और उसका गोल क्या होता है कि वो सक्सेसफुल होना है, वो अचीव करना है, वो उसका बीमार जो ठीक होना है, वो उसका इंटीग्रेशन होता है। और लास्ट में लेटेंसी जो क्या होता है, जब वो पेशेंट को ट्रीट करता है, वो अपना एथिकल नॉर्म्स और प्रोफेशनल नॉर्म्स के तहत वो ट्रीट करता है। वो कभी भी सपोज फॉर एग्जांपल बायस नहीं दिखाता, ये हिंदू है, मुस्लिम है, वो बायसनेस नहीं दिखाता। सो उसी को एगाइल बोलता है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन को आपका पर्सन जो कोशिश किया है स्टडी करने की। तो उसमें आप क्या करेगा, पर्सन स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शंस को पढ़ने की कोशिश किया है, इसको मेंशन करो, इसका वर्ड को आप बस बस गया। उसके बाद आता है आपका मैराथन, नंबर सेकंड। मैराथन्स, मैराथन इसने डाला। ये जो मर्टन है, ही स्पोक अबाउट द कंबाइनिंग, यानी कि ये आपका कंबाइन किया है। ही कंबाइंड बोथ माइक्रो एंड मैक्रोनिज्म। माइक्रो और मैक्रोनिज्म स्टडी को कंबाइन करते हुए ये दो फंक्शंस के बारे में बताया है। ठीक है, इसको कंबाइन करके टू फंक्शंस के बारे में ही स्टेटेड एंड ही मेड एन अटेम्प्ट, एंड दिस फंक्शन इज नोन एज मैनिफेस्ट एंड लेटेंसी। लेटेंसी ने लेटेंट, हाँ, ठीक है, मैनिफेस्ट एंड लेटेंट। ओके, नाउ बेनिफिट्स और लेटेंट क्या होता है? ज्यादातर हम लोग ऐसे सोचते हैं कि बेनिफिट्स हमेशा पॉजिटिव वे में हो सकता है, लेकिन नॉट नेसेसरी कि लेटेंट भी नेगेटिव होगा। तो इसका एग्जांपल हम आपको एक देगा। सपोज फॉर एग्जांपल, जब बच्चा स्कूल में आता है, जैसे आप आ गया, स्कूल में आता है और वो स्कूल में उसको जब हम बेसिक एजुकेशन देता है ताकि वो अच्छा इंडिविजुअल बने, यानी कि हम उसको मैनिफेस्ट करने के लिए कोशिश करते हैं। समझ में आ गया? जब हम बच्चा को एजुकेशन देता है, बेसिक एजुकेशन, हम उसको मैनिफेस्ट करता है कि वो अच्छा ह्यूमन बींग बने। नाउ अगर वो एजुकेशन लेने के बाद भी अगर उसके पास स्किल होगा, कुछ चीज का स्किल होगा, वो स्कूल स्किल से एक अननोन मतलब स्टेटस, सपोज फॉर एग्जांपल हम किसी को डॉक्टर बनाना चाहते हैं और हम इसलिए उसको डॉक्टर का डिग्री दे रहे हैं, डॉक्टर का पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वही डॉक्टर का पढ़ाई करते समय में वो लड़का को पता चल जाए कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत एक्सपर्ट है, सपोज, तो वो क्या करता है, डॉक्टरी को छोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके और वो वहां से बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। ये हम पॉजिटिव एग्जांपल दे रहे हैं। तो यानी कि वो जब अपना जो बेसिक एजुकेशन यानी कि मैनिफेस्ट को छोड़ के वो कुछ और स्किल से कुछ और बन जाना, तब हम उसको लैटेन बोलते हैं। तो इसलिए लैटेन में कभी कभी ना कुछ कुछ बुक में यू विल फाइंड लैटेन को नेगेटिव पर्सपेक्टिव से बताया जाता है, लेकिन सोशोलॉजी में इफ वी सी लैटेन कभी नेगेटिव पर्सपेक्टिव नहीं है, बल्कि ये बोलता है कि वो स्किल से वो आदमी अपना आप को क्या चेंज कर सकता है, वो लैटेन है। लेकिन तुम किसी को क्या देता है, क्या बनाने के लिए, वो फिर मैनिफेस्ट है। क्या देना मैनिफेस्ट, लेकिन वो अपना बेसिक खुद से डेवलप करके कुछ और बनना, वो लेटेन हो जाता है। इसलिए लेटेन का जो एंड होता है उसको हम लोग मालूम नहीं, कॉन्सिक्वेंस। लेटेन बेसिकली कॉन्सिक्वेंस को देखता है, क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। लेकिन मैनिफेस्ट में आपको क्या दे रहा है, ये देने से क्या हो सकता है, उसको हम लोग फ्यूचर में सोच देता है, यानी कि पॉजिटिव एस्पेक्ट है। सो ये चीज को आपका मर्टन जो मैनिफेस्ट और लैटिन के फॉर्मेट में वो बताया गया है। वो बोला है कि दो फंक्शंस होता है सोसाइटी में। किसी को एजुकेशन देना, वो मैनिफेस्ट करता है, एजुकेशन देने से तुम उसका अच्छा सोचता है, लेकिन वो एजुकेशन दो मत दो, उसका अपना स्किल से वो कुछ और जब वो प्रोडक्ट बनाता है, वो लैटिन हो गया। समझ रहा है? समझ गया? सपोज फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ में एपीपीएससी को क्लियर करने के लिए आप लोग पढ़ने आए हैं, दैट इज योर मैनिफेस्ट, आप कोशिश कर रहे हैं, है ना? लेकिन ऑन द वे सपोज आपसे कोई सॉफ्टवेयर डिस्कवरी हो गया और वो डिस्कवरी से आप बड़ा आदमी बन गया और एपीपीएससी का पढ़ाई को आप छोड़ दिया, तो आपको हम बोलेगा कि वो लेटेंट फंक्शन में चला गया। समझा है ना? जो चीज़ का कॉन्सिक्वेंस आपको पता ही नहीं, लेकिन सडनली उसका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव ही निकलेगा। ज़्यादातर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट से बोल रहे हैं, समटाइम्स नेगेटिव भी होता है। किसी किसी को प्रॉपर वे में गाइड करके उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होके, आउटसाइड इन्फ्लुएंस होके, वो गलत रास्ता में भी चला जाता है, तो उसको भी हम लेटेंट बोलेंगे। समझ गया? लेकिन फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में पढ़ने के लिए।
ऐसे नहीं है कि इसका नेगेटिव फॉर्म नहीं है, ठीक है? तो ये फंक्शंस को मर्टन जो कोशिश किया है अंडरस्टैंड करने की, कि क्यों इतना बेसिक एजुकेशन दे के भी कोई कोई आदमी क्यों स्ट्रे हो जाता है, क्यों वो अलग चीज बनता था, वो गुंडा डकैत या तो मर्डरर बन जाता है। में आ गया, उसको वो स्टडी करने के लिए कोशिश किया है। तो हाँ, वही वो पता करने की कोशिश किया कि उसका अंदर में वो चीज कैसे आया है। देयर हैज टू बी, जैसे कि ना जब आप कोर्ट में किसी को पनिश करने के लिए कोशिश करता है, तो एडवोकेट और वो जो जज होता है, दे विल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द कोर रीजन व्हाई ही डिड। अगर वो फर्स्ट टाइम क्रिमिनल है तो वो इसको क्यों किया, द कंडीशन, ऐसा क्या कंडीशन था कि वो इसको करना पड़ा है, क्या वो कंडीशन को अवॉइड किया जा सकता था, इसके बारे में बताया जाता है। तो लेटन जो सॉरी आपका जो पर्सन है, ही वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दोज कंडीशन, क्यों ये लेटन वाला बिहेवियर निकल जाता है। जब हम कुछ चीज़ को मैनिफेस्ट का मतलब क्या है, चीज़ का गुड कल्टीवेशन, जब हम उसका गुड कल्टीवेशन करना चाहता है तो वो नेगेटिव या तो पॉजिटिव अलग रिजल्ट क्यों निकलता है, उसको हम लेसन कर, ये डिस्क्रिप्शन में तो दिया है, आप उसका इतना चिंता नहीं करना है। दोनों हो सकता है, पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है। नेक्स्ट, एंटोनी गिड्डन्स। एंटोनी गिड्डन्स, एंटोनी गिड्डन्स वो एक स्टडी को कोशिश किया है अंडरस्टैंड करने के लिए, दैट इज नोन एज रिकर्शन, स्पेलिंग गलती होता से है ना, रिकर्सन, ठीक है, वो एक रिकर्सन इंटरप्ले बिटवीन इंडिविजुअल, रिकर्सन इंटरप्ले बिटवीन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, between individuals and structure. Recursion interplay between individual actions and structure. Actions and structure, उसको वो कोशिश किया है समझने के लिए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको हम ये बता देगा, इंडियन वुमेन को, इंडियन वुमेन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, हिंदू वुमेन, हिंदू वुमेन, हिंदू वुमेन आफ्टर मैरिज वो लोग सिंदूर को इतना लंबा लगाता है कि नहीं। फर्स्ट मैरिज में दे बिलीव कि सिंदूर को इधर से इधर लगाओ, पति लंबा रहेगा। उसके बाद दे वेयर द रेड बैंगल्स, दे बिलीव कि वो तब पति को लंबा रखेगा। एंड देन दे बिलीव कि वेयरिंग मंगलसूत्र ऑल्सो पति का टैग है, पति का सिंबल है। और वो लोग ये मंगलसूत्र और सिंदूर को जितना हो सकेगा वो लोग कभी भी रिमूव नहीं करता है, दैट इज देयर बिलीव। तो ये जो बिलीव है उसको एंटोनी गिड्डन रिकर्सन इंटरप्ले बिटवीन इंडिविजुअल एक्शंस एंड स्ट्रक्चर के अंदर में ही वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हाई डू दे डू दैट। और अगर आप नहीं डालता है, जैसे ट्राइबल पीपल वी डोंट पुट दैट ना, लेकिन क्या आप नहीं डालने से आपका पति कम उम्र हो जाता है? ये जो कंसेप्ट है जो रिलीजियस वैल्यू से आता है, ये क्या जरूरी है और ये क्या क्या रोल प्ले करता है, उसके बारे में वो पता। सो इसलिए उसका स्टडी में हिंदू वुमेन का जो सिंदूर है उसको वो यूज करता है, सिंदूर और ये जो मंगलसूत्र जो हम लोग डालता है, मंगल सूत्र, ये जो इंडिकेशन जो दिखाता है उसको वो जानना चाहता है कि इसका एक्चुअल सेंस क्या है, डालता क्यों है ना। और वो जानना चाहता है कि क्या ये सच में हस्बैंड के लिए डालता है, या आजकल लड़की लोग क्या करता है ऐसे करके यहाँ में चुटकी से डालता है। मतलब वो कंसेप्ट चेंज हो गया है ना। और जैसे जैसे साल जाते जाएगा, मंगलसूत्र का ये सिंदूर का ये जो लेंथ है वो भी खत्म हो जाएगा, फेडअप हो गया। तो ये सिंबल डालता क्यों है, इसका क्या रिलीजियस सेंटीमेंट है या ना पेट्रिकल का मार्क है, ये कल्चर जो कहाँ से आता है। और ये कल्चर वाई ओनली फॉर द वुमेन, जो मैन शादी किया वो क्यों नहीं डाल रहा है, मतलब वो भी क्यों अपना ऊपर में मार्क नहीं डालता है कि आई एम ऑल्सो हर हस्बैंड, क्यों वो मार्क नहीं डालता है। तो वो सिंबलाइजेशन ओनली वुमेन के लिए क्यों है, दैट वाज द क्वेश्चन। आप समझ गया ना अभी। सो इसका जो क्वेश्चन है, ये जो इंटरप्ले मतलब ह्यूमन इंडिविजुअल का जो एक्शन है वो साइड पेस क्यों है, क्यों ओनली फॉर द वुमेन, व्हाई नॉट फॉर द अदर सेक्शंस।
मतलब क्या बोला फिर से? हाँ, वही वही वो क्वेश्चन कर रहा है। वो बोल रहा है क्या सेंस है इसका? व्हाट सेंस? वो एक क्वेश्चन पूछता है इसको देख के, व्हाट सेंस? ये क्या सेंस है? इसका मतलब क्या है वो पूछ ऑनलाइन वाला बच्चा आप लोग इसका सेंस समझ सकता है? क्यों ये सिंदूर और मंगलसूत्र लगाता है और क्यों मेन नहीं डालता है? एनीवन? तो ये शास्त्र क्यों इतना इम्पार्शियल है? व्हाई नॉट मेन आर बीइंग मार्क्ड? व्हाई ओनली वुमेन आर बीइंग? सो इसी को वो ट्राई किया समझने के लिए कि ये सोसाइटी में ये जो मार्किंग्स होता है, दिस मार्किंग आर व्हाई अंडर द बॉर्डर ओनली फॉर द वुमेन, व्हाई नॉट फॉर द मेन? और इसका एक्चुअल सेंस क्या है? बट इन हिज स्टडी ही फाउंड ये बेसिकली पेट्रियार्कल बाउंड्री को दिखाता है। बोला पेट्रियार्कल बाउंड्री मतलब मेन जो वुमेन को मार्क करना, और पेट्रियार्कल सोसाइटी में ऐसा माना जाता है वुमेन घर का ओनर को कैरी करता है, लेकिन मेल चाइल्ड जो घर का प्रॉपर्टी को कैरी, ये कंसेप्ट को वो जन्म देता है। तब ये जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है उसका बाउंड्री मतलब औरत को बाउंड्री के साथ में बेरिया के साथ जो मार्किंग करता है उसके बारे में बता। सो ये स्टडी स्लोली स्लोली सोसाइटी चेंज होता है, और इसका इम्पैक्ट ये तो पहले से था, लेकिन इस आज से सब्जेक्ट स्टडी करता है आपका एंटोनी गिद्धन, और ये इंडियन सोसाइटी का जो कल्चर है इसको यूनिक लगता है, और वो सोचता है कि व्हाई ओनली वुमेन, व्हाट सेंस डज इट मेक? उसका राइटिंग में भी वो लिखा है व्हाट सेंस, और बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। ओके, सो ये उसके बारे में है, जहां में इंडिविजुअल का ये जो एक्शन वो कैसे जमाना से सासू माँ खुद बोलता है बहू को इधर से लेके इधर सिंदूर लगाओ, यानी कि इंडिविजुअल एक्शन, और वो जाके बहू को जैसे सिखाता है बहू फिर अपना आने वाला को भी ऐसे सिखाता है। तो स्ट्रक्चर बन गया है ना। और पेट्रियार्कल सोसाइटी का एक्चुअल जो बोल्ड है, एक्चुअल जो एक्शन है जिसको एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन ले जाने वाला, मेल नहीं है, विमेन। औरत खुद पेट्रियार्कल का जो झंडा है उसको एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन, ये स्ट्रक्चर के बारे में एंटन ये जो गिद्धन है वो स्टडी करने के लिए कोशिश किया। इसलिए उसका रेफरेंस में हिंदू लोग के बारे में आपको, ऐसे नहीं है कि कोई हिंदू का, इसका डिस्टिंक्ट कल्चर को दिखाया। हाँ, लड़का लोग में वो कुछ नहीं होता है इसलिए। समझ गया? डन। सो उसके बाद आता है योर प्रेजेंट यानी कि कंटेम्पररी, यानी कि अभी का सोसाइटी, अभी का यानी कि ग्लोबलाइजेशन के। ग्लोबलाइजेशन से सोसाइटी में बहुत कुछ चेंज हुआ है ना। सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली डिस्टोर्ट हो चुका है। अभी वुमेन जो सोसाइटी को लीड करने वाला भी देखता है, कंसेप्ट ऑफ फेमिनिज्म अभी बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है। तो ग्लोबलाइजेशन में आपको क्या करना है? चेंज इन फैमिली डायनामिक ये देखने को मिला है। चेंज इन द फैमिली डायनामिक में आजकल फीमेल जो लीड करता है ना, और फीमेल लीड करना है। फैमिली डायनामिक कैसे चेंज हो गया बोलने से, जैसे साइंस का थ्रू सरोगेसी हो गया, वुमेन खुद शादी नहीं करके सिंगल बच्चा खुद पैदा करता है कि नहीं? तुषार कपूर को देखो, बिना पत्नी का वो बच्चा पैदा किया। फैमिली डायनामिक शिफ्ट हुआ कि नहीं? करण जौहर को देखो, है ना। सो एकता कपूर भी किया है क्या? हाँ, देखो ये फैमिली डायनामिक्स चेंज हो गया। तो उसमें फैमिली डायनामिक्स में फैमिली सबसे पहले न्यूक्लियर होने लग गया। उसके बाद सरोगेट, मेंशन दिस वर्ड, दीस आर न्यू टर्म्स। सरोगेट का सिस्टम स्टार्ट हो गया। सिंगल पेरेंट का कंसेप्ट स्टार्ट हो गया। सिंगल पेरेंट, सिंगल पेरेंट का कंसेप्ट स्टार्ट हो गया, यानी कि बहुत कुछ चेंज हुआ है ना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जिसको लेके हम लोग औरत लोग घूमता है, फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का कंसेप्ट आ गया है। और फेमिनिज्म जो ना एक्चुअली 1800 में स्टार्ट हुआ है। 1800 में ऐसा मूवमेंट जहाँ में इक्वलिटी फर्टिलिटी जब हुआ था, तब औरत भी आगे आता है। लेकिन वो आज से मतलब ये फेमिनिज्म होना ही है, अभी ग्लोबलाइजेशन में बहुत बढ़ गया है। वुमेन एम्पावरमेंट, इक्वलिटी, अपॉर्चुनिटी, ये सब फेमिनिज्म के अंदर में आ नाउ। आजकल देयर आर सर्टन ग्रुप ऑफ मेन जो ये बोलता है कि चलो फीमेल को भी वही काम दो जो मेल करता है, लेबरर का काम, खुदाई का, है ना, बुल्डर्स को उतारने का काम फीमेल को भी दे दो क्योंकि वो फेमिनिज्म है। वो गलत है। दैट मीन्स यू डोंट अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फेमिनिज्म। समझ गया? फेमिनिज्म का मतलब क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज। एक औरत, एक डायग्राम बहुत फेमस है फेसबुक में ना, कि आपका जो ऐसे दौर बाग का जो लाइन है,
यहाँ में मैन करा है और यहाँ में फीमेल करा है। ये लाइन को याद है, एक डायग्राम है, ठीक है, ये सोशोलॉजी का ही डायग्राम है, जहाँ में मेन जो यहाँ में टारगेट है और दोनों रनिंग रेस कर रहा है। तो यहाँ में औरत का यहाँ में क्या होता है, कपड़ा धुलाने वाला, खाना बनाने वाला, घर सफा करने वाला, है ना, बच्चा को बुकने वाला, बच्चा को बुक के ये सब सामान को एक साथ लेके यहाँ पहुंचता है। सो फेमिनिज्म बेसिकली स्पीक्स अबाउट दिस वन। यहाँ में इतना उसको जो ब्लॉकेज लग रहा है वो उसके बारे में बताता है। वो बोलता है कि जैसे इसमें क्लीन रास्ता है, इसको भी उतना ही क्लीन रास्ता दे दो, शायद ये उसके बराबर काम कर सकते हैं। वो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के बारे में बताता है, फेमिनिज्म थोड़ी ना इसके बारे में। तो ये चीज को आपको समझना है, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम कोई अगर फेमिनिज्म के बारे में बात बोलता है तो आप उसको करेक्शन करना है। फेमिनिज्म जो बेसिकली आपका अपॉर्चुनिटीज की बात करता है। असल तो बायोलॉजिकली वी आर ऑलवेज वीक देन मैन। मेरा जो बेटा है जो 10 साल का बच्चा होगा वो भी हमसे ताकतवर होगा अगर वो लड़का होने से, कि मेल का बदन का फिजिक्स ही अलग है इन कंपेयर टू फीमेल। हम लोग का बॉडी जो नर्चर करने के लिए बनाया है, इसलिए वी आर नॉट द स्ट्रॉन्ग फॉल। ये आपको याद करना है, बायोलॉजिकली वी आर डिफरेंट। और उसको आप फिर बायोलॉजिकल का डिफरेंस को आप लेके आप उसका फेमिनिज्म के अंदर डालो, वो गलत होगा। समझ में आ गया? सो ये इसको मेंशन करो ग्लोबलाइजेशन में, ठीक है। उसके अलावा ग्लोबलाइजेशन में सोशोलॉजी के अंदर में हम लोग और क्या पढ़ता है, सोशल सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, न्यू चेंजेस के बारे में हम पढ़ता है। तो ये न्यू चेंजेस जो क्या है उसको हम बोलता है मेटावर्स। मेटावर्स मतलब सोशोलॉजी से हम लोग हर एक सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करना। मेटावर्स ये सोशोलॉजी का नया फॉर्म है। एंड एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑनर्स पेपर सोशोलॉजी अभी निकल गया है, एज ए डॉक्टरेट डिग्री भी निकल गया है, और एवरी कॉलेजेस में भी इसको पढ़ाया जाता है। बिकॉज ये वो चीज़ है जिससे हम एक्चुअल में सोसाइटी को अंडरस्टैंड कर सकता है, एक आदमी का साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकता है। समझ में आया है? दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट। इसका नोट फॉर्म में आराम से आप लोगों को, लेकिन यहाँ में जो जिस्ट है जिसको आपको मेंशन करना है वो हम डन। सो स्कोप ऑफ सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट ये आपको पता है, 3 फेस लिखना है और लास्ट में आप ग्लोबलाइजेशन फेस लिखना है। उसके बारे में मेंशन करना उसमें क्या चीज़ है, सबको नहीं। अरे 150 वर्ड्स में कितना ना आप लिखेगा, समझ गया? इसीलिए जो जिस जरूरी है उसको लिखो। सो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी अबाउट सोशोलॉजी और उसका कंपैरिजन विद अदर सब्जेक्ट। ये सबसे ज़्यादा आता है, सोशोलॉजी और हिस्ट्री, सोशोलॉजी और एंट्रो, सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी और पॉलिटी एंड कॉमन सेंस। ठीक है, समझ गया? तो आज का आपका जो क्वेश्चन है, ओके स्टूडेंट लोग, आप लोग फ़ोन नंबर गोपी मैम का ले लीजिए, वहाँ से ग्रुप में ऐड करेगा हम लोग, ठीक है। और जितना आंसर राइटिंग है उसको हम लोग इम्प्रूव करेगा एवरी डे। समझ में आया है? एंड आई होप कि आपको आज का क्लास समझ में आया है, ऑनलाइन वाला लोग, ठीक है। कीप स्टडिंग। डन? तो कोशिश करो इसको लिखने का, ओके। और बाकी स्टूडेंट लोग भी लिखा है? अरे गुड। क्यों भी तुम्हारा क्या है? कोई बात नहीं। सो ऑनलाइन वाला लोग, आप लोग ऐसे कॉपी तो यहाँ नहीं बेच सकता है, ओके। ऑनलाइन वाला लोग कॉपी तो ऐसे नहीं बेच सकता है हमको। फिर भी आप लोग ई पीडीएफ फॉर्म में लिख के फोटो खींच के भेज दो, उसमें क्या चेंजेस जरूरी है आई विल टेल यू, ठीक है। प्लीज कोशिश करो कि क्लासेस आप ज्वाइन कर रहे हैं तो राइटिंग बहुत जरूरी है आपके लिए, ओके। थैंक यू डियर स्टूडेंट।